हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द क्लासेस ऑफ आदि करियर पॉइंट। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्या रिवाइज करेंगे? हम रिवाइज करेंगे वर्ल्ड पॉलिटिक्स बुक से चैप्टर 2 कंटेम्परेरी सेंटर्स ऑफ पावर। यस स्टूडेंट, और इस चैप्टर से कितने मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम में कवर होंगे? 6 मार्क्स कवर होंगे। और जब 6 मार्क्स की बात आती है, यानी कि जितने तरह के क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर के डिजाइन में दिया है वो सारे यहाँ से कंप्लीट हो सकते हैं, कवर हो सकते हैं। ठीक है, कभी 4 मार्क्स के क्वेश्चन प्लस 2 मार्क्स, या फिर 4 मार्क्स प्लस 2 एमसीक्यू, या फिर डायरेक्ट आपके 6 मार्क्स पैसेज बेस्ड या पिक्चर बेस्ड। तो अपने आप में ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। तो ऐसे जितने भी चैप्टर 6 मार्क्स वाले हैं, आपको कैसे पढ़ना है, इसी तरह से पढ़ना है, क्योंकि उनमें से सारे हर तरह के क्वेश्चंस कवर होंगे। ठीक है, तो आप चलते हैं बिना देरी किए आज इस चैप्टर में। सबसे पहले तो देखें कि आखिर इस चैप्टर में हमें किन किन पॉइंट पर बोर्ड के लिए फोकस करना है। 2026 एग्जाम के लिए कौन कौन सी टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहले टॉपिक में जाने से पहले सबसे पहले बात करते हैं इस कंटेम्परेरी सेंटर्स ऑफ पावर्स की ओरिजिन का टाइम पीरियड। तो ओरिजिन का टाइम पीरियड है स्टूडेंट 1990s। तो एक बार रिकॉल कीजिए, 1990s में क्या हुआ था? 1990s में बच्चों द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, राइट। हमें क्या देखने के लिए मिलता है? एंड ऑफ बाइपोलैरिटी देखने के लिए मिलता है, यानी कि जो बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर था, यूएसए और यूएसएसआर दो सुपर पावर ब्लॉक, इसमें से यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होता है और यूएसए जो है वो यूनिपोलर के रूप में सामने आता है, यानी कि सिंगल डोमिनेंट पावर्स के रूप में। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ यूनिपोलैरिटी के साथ साथ ये भी क्लियर हो गया था कि अब हमें क्या चाहिए? अब हमें कुछ अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर्स भी चाहिए। ठीक है, अब ये अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर्स जो है ये कहाँ पर होंगे? ये अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर जो होंगे ये आपके पर्टिकुलर उस रीजन के बेसिस पर होंगे, पर्टिकुलर रीजन के डेवलपमेंट के लिए होंगे। तो ऐसे रीजनल बेसिस पे डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से आपके जो है सेंटर्स ऑफ पावर्स डेवलप होते हैं? तो यूरोप में अगर हम देखें तो यूरोप में आपका क्या बनता है? यूरोप में आपका तैयार होता है यूरोपियन यूनियन, राइट। और इसी तरह से एशिया में आपका क्या बनता है? एशिया में आपका एशियान बनता है। ठीक है, तो ये दो टॉपिक आपको पढ़ना है। इन दो टॉपिक के साथ साथ आपको और किस पॉइंट को पढ़ना है? इसके साथ साथ आपको पढ़ना है अबाउट द राइज ऑफ चाइना, यानी राइज ऑफ व्हाट? चाइनीज इकोनॉमी। क्या पढ़ना है? राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी आपको यहाँ से कवर करना है। ठीक है, तो रीजनल सेंटर्स में हमने क्या देखा? यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ना है, एशियन के बारे में पढ़ना है, और एशियन कहाँ पर? एशिया में, और यूरोपियन यूनियन आपके पूरे यूरोप में। इन दो टॉपिक के अलावा राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी को देखना है कि चाइना किस तरह से अपने इकोनॉमी को एडवांस पोजीशन पर पहुंच लेकर जाती है और कैसे आज का चाइना एक्चुअली बनकर तैयार होता है। ठीक है, इसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि यहाँ पर एक दूसरा टॉपिक ऐड होता है, दैट इज इंडिया एंड चाइना का रिलेशंस भी है यहाँ से। यहाँ इस पर्टिकुलर पार्ट में इंडो चाइना रिलेशंस भी हमें पढ़ना है। तो हम इन सब टॉपिक के बारे में सेपरेट में डिस्कस करेंगे कि आखिर हमें किस टॉपिक में क्या पढ़ना है। तो यहाँ हमें इंडो चाइना रिलेशंस के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा दो और दूसरे टॉपिक भी ऐड हो रहे हैं यहाँ पर। अब वो टॉपिक क्या जो आपके न्यू सिलेबस में ऐड हुए? तो एक आपको पढ़ना है जापान के बारे में और दूसरा आपको रिवाइज करना है साउथ कोरिया। ठीक है, ये सारे टॉपिक आपको रिवाइज करने हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो अब हम एक एक करके एक एक टॉपिक में एंटर करेंगे कि उस टॉपिक में हमें अलग से क्या पढ़ना है, क्या फीचर्स है जिस पर हमें फोकस करना है ताकि कुछ भी हमारा छूटे नहीं। तो सबसे पहले हम किससे स्टार्ट करेंगे बच्चों? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद यूरोपियन यूनियन। तो अब आप लिख के रखिएगा कि आखिर यूरोपियन यूनियन में आपको किन किन टॉपिक पर पढ़ना है, राइट, किन किन टॉपिक पर फोकस करना है। तो बच्चों अगर यूरोपियन यूनियन के बारे में बात आती है तो सबसे पहले यूरोपियन यूनियन के ओरिजिन के बारे में पढ़िएगा, राइट। आपको क्या पढ़ना है? यूरोपियन यूनियन का ओरिजिन। और जब ओरिजिन पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको क्या कवर करना है? आपको कवर करना है मार्शल प्लान कवर करना है। इसके अलावा जो यूरोपियन यूनियन के डेवलपमेंट में बाकी सारे जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ऐड होते हैं उन सभी को भी आपको पढ़ना है। तो आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है? यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन यूनियन के ओरिजिन के बारे में पढ़ना है और उसके साथ मार्शल प्लान के बारे में पढ़ना है। और इसके अलावा जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस उसके डेवलपमेंट में रिलेटेड है उन सबको आपको यूरोपियन यूनियन के ओरिजिन में कवर करना है। ठीक है,
इसके अलावा आपको और यहाँ से किस पॉइंट को कवर करना है, आपको कवर करना है द फ्लैग ऑफ यूरोपियन यूनियन। ठीक है, यूरोपियन यूनियन का फ्लैग पढ़िएगा, उसमें कितने स्टार्स है और उन स्टार्स की मीनिंग क्या है, ये भी आपको कवर करना है। अब इसके बाद में और एक पॉइंट आता है जहां से एक्चुअली 2 मार्क्स के क्वेश्चंस जनरली कवर होते हैं, और वो टॉपिक क्या है, दैट इज यूरोपियन यूनियन जो है वो कैसे एक्ट कर रहा है, एक्ट एज अ नेशन स्टेट, एक्ट एज अ व्हाट, एक्ट एज अ नेशन स्टेट के रूप में यूरोपियन यूनियन बिहेव कर रहा है। तो अब आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट को जस्टिफाई करना है, तो आप कैसे जस्टिफाई करेंगे, तो इसके लिए आपको कौन सा पॉइंट कवर करना है, यूरोपियन यूनियन का आपका क्या है, यूरोपियन यूनियन का अपना नेशनल एंथम है, क्या है, यूरोपियन यूनियन का अपना नेशनल एंथम है, यूरोपियन यूनियन का अपना फ्लैग है। इसके अलावा दे ट्राई टू मेक देयर ओन कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, यूरोपियन यूनियन ने अपना एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की तैयारी की थी, बट अनफॉर्चुनेटली ये जो कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो इनका एजेंडा था वो फेलियर हो गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में जो कंट्रीज है वो यूरोप की इंडिपेंडेंट कंट्रीज है, और अगर वो कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बना लेंगे तो उनको उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, और वो अपनी मर्जी से फिर दूसरे कंट्रीज के साथ बायलैटरल रिलेशंस वगैरह नहीं मेंटेन कर पाएंगे। तो इस वजह से कुछ कंट्रीज ने जो है इसको डिनाई किया, जिसकी वजह से यूरोपियन यूनियन का कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बन पाया। तो इस पॉइंट को भी आपको कवर करना है। ठीक है, अब इसके अलावा अब आपको क्या कवर करना है, नेक्स्ट टॉपिक जो आपको यहाँ से कवर करना है, दैट इज अबाउट व्हाट, दैट इज अबाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ व्हाट, इन्फ्लुएंस ऑफ द ईयू, यानी कि यूरोपियन यूनियन का इन्फ्लुएंस। इस टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है 6 मार्क्स में कवर हुए हैं कि यूरोपियन यूनियन इज अ हाईली इन्फ्लुएंशियल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो ये क्वेश्चन कवर हो रहा है। तब अगर हम बात करते हैं अबाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ यूरोपियन यूनियन, तो किन किन पॉइंट पर हमको इससे फोकस करना पड़ेगा, तो इन्फ्लुएंस में आपको सबसे पहले फोकस करना पड़ेगा अबाउट द इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस ऑफ यूरोपियन यूनियन, राइट, आपको कवर करना पड़ेगा इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस ऑफ यूरोपियन यूनियन। इसके अलावा नेक्स्ट आपको कवर करना पड़ेगा पॉलिटिकल एंड व्हाट, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस ऑफ यूरोपियन यूनियन। ठीक है, और इसके अलावा मिलिटरी इन्फ्लुएंस ऑफ व्हाट, मिलिटरी इन्फ्लुएंस ऑफ यूरोपियन यूनियन। ये 3 पॉइंट आपको कवर करना पड़ेगा, 3 इन्फ्लुएंस ऑफ यूरोपियन यूनियन, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड मिलिटरी इन्फ्लुएंस ऑफ यूरोपियन यूनियन। अगर आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है तो समझिए आपका मोस्टली यूरोपियन यूनियन वाला टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट। अच्छा, इसके अलावा यहाँ से और कैसे क्वेश्चन बनेंगे, इसके अलावा यहाँ पर ये जितने इन्फ्लुएंस के बारे में मैंने बोला, उन इन्फ्लुएंस के ऊपर भी अलग से 4 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यानी आपको इन इन्फ्लुएंस के फीचर्स को अलग से पढ़ना पड़ेगा। हम अगर इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस के बारे में पढ़े, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस में हमें किन चीजों पर फोकस करना पड़ेगा, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस में हमें इसकी करेंसी पर फोकस करना पड़ेगा, राइट, यूरोपियन यूनियन की करेंसी क्या है, यूरो है, और ये जो यूरोपियन यूनियन की करेंसी यूरो है, ये किसके ऊपर ट्रेड कर रही है, ट्रेड क्रिएट कर रही है, यूएस के ट्रेड के ऊपर ट्रेड क्रिएट कर रही है। और प्रेजेंट जीडीपी इसका कितना है, ये भी आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज द प्रेजेंट जीडीपी इसका कितना है। ठीक है, जीडीपी टारगेट कितना है, ये पॉइंट आपको कवर करना पड़ेगा। ठीक है, और वर्ल्ड ट्रेड में, इसके अलावा वर्ल्ड ट्रेड में जो है, इंटरनेशनल ट्रेड में इसका शेयर कितना है, कंबाइंड शेयर होगा, लेकिन कंबाइंड शेयर होगा जो कि अमेरिका से ज्यादा है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कि अमेरिका के शेयर अकेले बहुत ज्यादा है, लेकिन यूरोपियन यूनियन में जो है उनकी जो कंट्रीज है उनके शेयर कंबाइंड मिलाकर है। ठीक है, ये कवर करना पड़ेगा। अब बात करते हैं पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस की। तो अगर पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस को आपको कवर करना है तो आपको सबसे पहले ये बताना पड़ेगा कि यूरोपियन यूनियन के कितने मेंबर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में है। तो अगर हम बात करें यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स की जो सिक्योरिटी काउंसिल में है, तो यूरोपियन यूनियन के मेंबर जो सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर में है वो कौन सा है, आपका फ्रांस आ गया। ठीक है, अब इसके पहले जो है ब्रिटेन भी था, लेकिन ब्रिटेन ब्रेक्सिट कर गया। कब ब्रेक्सिट होता है, 2016 में ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन छोड़ देता है। और इसके अलावा यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स और इसके साथ साथ नॉन परमानेंट मेंबर्स भी है जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स है। तो इन पॉइंट्स को आपको कवर करके बताना पड़ेगा कि किस तरह से
यूरोपियन यूनियन वर्ल्ड के पॉलिटिक्स को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। अब इसके बाद आती है मिलिट्री इन्फ्लुएंस। अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट आता है अबाउट व्हाट? अबाउट द मिलिट्री इन्फ्लुएंस ऑफ व्हाट? मिलिट्री इन्फ्लुएंस ऑफ यूरोपियन यूनियन। मिलिट्री में हम क्या देखेंगे कि कितने कंट्रीज के पास में इनके न्यूक्लियर वेपन्स है, राइट, और इनकी कंबाइंड मिलिट्री का स्ट्रेंथ कितना है, ये सारा कुछ हमें यहाँ से कवर करना है। अगर ये आप कवर कर लेते हैं तो आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार हम बुक में चलते हैं। बुक में से आपको क्या क्या करना है, ताकि आप एनसीईआरटी देख लेंगे तो आपका कंप्लीट। मैंने आपको बता तो दिया कहाँ से क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक से कितना पढ़ना है, लेकिन हम अगर बुक को एक बार देखें तो हमारा सारा का सारा पॉइंट क्लियर हो जाता है कि कुछ भी डाउट हमारे नहीं बचते हैं। तो अब हम अगर यूरोपियन यूनियन के टॉपिक को पढ़े तो मैंने ऑलरेडी आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि हमें ओरिजिन के बारे में पढ़ना है। भाई यूरोपियन यूनियन का ओरिजिन कहाँ से पढ़ेंगे, ये हो गया आपका ओरिजिन के बारे में। नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है, नेक्स्ट आपको यहाँ से यूरोपियन यूनियन के फ्लैग के बारे में, कितने स्टार है, 12 गोल्ड स्टार है। 12 गोल्ड स्टार्स का मीनिंग क्या है, तो 12 गोल्ड स्टार स्टैंड फॉर सॉलिडेरिटी एंड हार्मोनी बिटवीन व्हाट? द पीपल्स ऑफ यूरोप। अब क्यों 12 गोल्ड स्टार्स लिए, क्यों नहीं है 15 16 या ज्यादा हो सकता था, आखिर 12 नंबर से क्यों लिया इन लोगों ने? तो भाई 12 स्टार्स एज द नंबर 12 इज ट्रेडिशनली द सिंबल ऑफ व्हाट? परफेक्शन, कंप्लीटनेस एंड यूनिटी। यहाँ से 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी हो सकते हैं, एमसीक्यू भी हो सकते हैं, तो ये आपको कवर करना है। अब हम चलते हैं ओरिजिन में अगला पॉइंट। भाई यूरोपियन यूनियन एक्चुअली बनना कब से शुरू हुआ, इसका प्रोसेस क्या है? तो प्रोसेस एक्चुअली शुरू होता है कब से? जब आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड होता है। ठीक है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में एंड होता है, और इस समय जो है अमेरिका ने मैसिव फाइनेंशियल सपोर्ट जो है किसे दिया? तो यूरोप की जो वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं उन्हें। और कौन से प्लान के अंडर पे दिया? मार्शल प्लान के अंडर पे दिया। ठीक है, इसके अलावा यूरोप ने एक कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम भी बनाया, उसका नाम क्या था? नेटो था। दैट वाज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेटो कब बनाया? 1949 में। इस तरह से आपको एक एक टाइमलाइन देखना है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्या बनता है? अंडर मार्शल प्लान में हम क्या देखते हैं? नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बनता है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, और इसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? OEEC। अब ये बना 1948 में। अब इसके बाद में नेक्स्ट आपका क्या बनता है? द काउंसिल ऑफ यूरोप एस्टैब्लिश होता है 1949 में। ये दूसरा स्टेप था टुवर्ड द फॉरवर्ड इन द पॉलिटिकल कोऑपरेशन। ठीक है, इसके तरफ पॉलिटिकल कोऑपरेशन के तरफ में। ठीक है, और इस तरह से एक एक करके यूरोपियन यूनियन में एड को चैनलाइज किया गया, और फिर आगे जाकर के यूरोप में यूरोपियन यूनियन बनता है। अब यूरोपियन यूनियन कब बनता है? उसके आगे क्या और कोई ऑर्गेनाइजेशन बना? यस, उसके आगे बनता है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी इन 1907। तो हमने क्या देखा? सबसे पहले मार्शल प्लान दिया, मार्शल प्लान से इकोनॉमिक एड प्रोवाइड किया। मार्शल प्लान के बाद में एक कॉमन सिक्योरिटी जो है ऑर्गेनाइजेशन बनाया, स्ट्रक्चर क्रिएट किया, नेटो बनाया। नेटो के बाद में मार्शल प्लान के अंडर में क्या बनाया? OEEC यानी कि द ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन बनाया। अब ये OEEC कब बनाया? 1948 में। क्यों बनाया? टू चैनल एड टू वेस्ट यूरोपियन स्टेट, ताकि वेस्ट यूरोपियन स्टेट्स को एड प्रोवाइड किया जाए। इसके बाद नेक्स्ट क्या बनता है बच्चों? नेक्स्ट बनता है काउंसिल ऑफ यूरोप, कब? एस्टैब्लिश इन 1949। अनदर स्टेप फॉरवर्ड इन पॉलिटिकल कोऑपरेशन। अब इतनी सारी कंट्रीज है, इन कंट्रीज के बीच में पॉलिटिकल कोऑपरेशन तो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर पॉलिटिकल कोऑपरेशन नहीं होगा तो फिर इकोनॉमिक कोऑपरेशन कोई मायने नहीं रखता। उसको हम कैसे चैनलाइज करेंगे पॉलिटिकली, ये भी जरूरत है। तो पहले काउंसिल ऑफ यूरोप बनाया। अब उसके बाद में इसी टाइमलाइन, इस प्रोसेस में, यूरोप के इंटीग्रेशन में अगला प्रोसेस क्या आता है? अगला प्रोसेस आता है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। कौन से साल में बनती? 1957 में। ठीक है, एंड दिस प्रोसेस एक्वायर्ड अ पॉलिटिकल डायमेंशन विद द क्रिएशन ऑफ व्हाट? द यूरोपियन पार्लियामेंट। इसके साथ में क्या क्रिएट होता है? विद द क्रिएशन ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट। ठीक है, अब इसके बाद में आगे जाकर के क्या होता है आपका कि हमने तो यहाँ पर 1945 में यूएस ने क्या किया? इकोनॉमिक एड प्रोवाइड करना शुरू।
तो अब क्या लगता है यूरोप को इस इकोनॉमिक एड जो यूएसए ने प्रोवाइड किया उससे यूएसए को क्या बेनिफिट है? यूएसए क्या ऐसे ही मैंने दान करना है ऐसे काम कर रहा था क्या यूरोप के लिए? तो बच्चों ऐसा नहीं है। एक्चुअली 1945 से ही वर्ल्ड 2 पावर ब्लॉक्स में डिवाइड हो गई थी। एक तरफ यूएसए अपनी आइडियोलॉजी कैपिटलिस्ट की, तो दूसरी तरफ यूएसएसआर जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को प्रूव करने में लगी थी कि माय आइडियोलॉजी बेस्ड। ठीक है, तो अब ऐसे कंडीशन पे जिसको जितनी ज्यादा कंट्रीज का सपोर्ट मिलेगा उतना ही ज्यादा उसकी आइडियोलॉजी जो है दुनिया में डोमिनेंट पोजीशन पर आएगी। इस वजह से अमेरिका ने क्या किया, वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज को इकोनॉमिक एड प्रोवाइड किया। तो दूसरी तरफ ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज को क्यों नहीं इकोनॉमिक एड प्रोवाइड किया? तो बच्चों याद है ना 1917 में क्या बनता है? 1917 में यूएसएसआर बनता है। तब यूएसएसआर कहां पर बना? ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज में बना है ना। तो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज बिकम द पार्ट ऑफ यूएसएसआर। अब इस वजह से यूएसए ने 1945 में जो एड दिया था वो वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज को दिया, ना कि ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज को, क्योंकि ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज ने ऑलरेडी सोशलिस्ट सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया था। सेंट्रल एशियन कंट्रीज ने भी सोशलिस्ट को अडॉप्ट किया था। दे ऑल बिकम द पार्ट ऑफ यूएसएसआर। तो अब यहाँ पर डोमिनेशन की लड़ाई है। अगर अमेरिका अपने घर पे बैठ के रहेगा तो फिर उसे कौन पहचानेगा? तो उसे यूरोप में तो एंटर करना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो मेन दुश्मन है एनिमी वो तो यूएसएसआर कहाँ है? यूरोप में। इस वजह से अमेरिका ने यूरोप में जो है इकोनॉमिक एड प्रोवाइड किया, इसके और कोई रीजन नहीं है। तो अपना डोमिनेशन प्रूव करने के लिए। और उसके बाद जब 1990 यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया तो फिर 1992 में इन्होंने क्या बना दिया? यूरोपियन यूनियन बना दिया। क्लियर हो गया ना? दिस इज अबाउट व्हाट? दिस इज अबाउट द ओरिजिन ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो ओरिजिन ऑफ यूरोपियन यूनियन यहाँ से कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब चलते हैं अगले पॉइंट में। मैंने आपको और एक पॉइंट बताया जहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, तो उसे भी अपने बुक में मार्क करके रखिएगा दैट यूरोपियन यूनियन हैज इवॉल्व्ड ओवर टाइम फ्रॉम एन इकोनॉमिक यूनियन टू एन इंक्रीजिंगली पॉलिटिकल वन। जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो ऐसे क्वेश्चंस तो आते हैं। तो अब इसमें आपको क्या लिखना है? इसमें आपको पूरा का पूरा ये पैराग्राफ ही आप आंसर करेंगे कि यूरोपियन यूनियन started to act more as a nation state while attempts have to make कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश की लेकिन फेल हो गया, है ना। इट हैज, लेकिन इसके अलावा इसका अपना ओन फ्लैग है, एंथम है, फाउंडिंग डेट है और इसकी खुद की एक करेंसी है। तो ये सारे फीचर्स कहाँ होते हैं बच्चों? ये सारे फीचर्स नेशन स्टेट के होते हैं। लेकिन यूरोपियन यूनियन एक नेशन स्टेट नहीं है। हाँ, अगर कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता तो शायद एक यूएसए के जैसा बड़ा ग्रुप बन सकता था, फेडरल स्ट्रक्चर बन सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि सारे कंट्रीज इंडिपेंडेंट है, सारे कंट्री सोवरेन है, राइट। तो दे वर फीलिंग बेटर टू एंजॉयिंग देयर सोवरेन कंडीशन। ठीक है, तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन तो बना नहीं। तो ये सारे पॉइंट आप कवर कर लीजिएगा, हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था कि कितने इन्फ्लुएंस। अच्छा हाँ, और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बच्चों, आपको यहाँ से इस मैप से, क्योंकि मैप बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा, वो क्या है कि आइडेंटिफाई द ओल्ड मेंबर एंड न्यू मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो आपको इस मैप के बेसिस पर ओल्ड और न्यू को आइडेंटिफाई करना है। तो ये जो साइड है ना, ये ईस्ट यूरोप का साइड है। तो यहाँ के जितने मेंबर्स है, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, रोमानिया, बुल्गारिया, ये सारे जो है ना, ये सारे आपके क्या हो गए? ये सारे आपके न्यू मेंबर्स हो गए। अब ये न्यू मेंबर्स एक्चुअली कहाँ से आए? जब आपका यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होता है तो उससे निकल कर कई सारे न्यू कंट्रीज है। व्हेन दीज न्यू कंट्रीज बिकम द पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, तो इन्हीं को न्यू मेंबर्स कहा गया। और ये बाकी सारे आपके पुराने हैं। तो मोस्टली वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज के जो मेंबर्स है वो आपके ओल्ड मेंबर्स में आते हैं और ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज जो है वो आपके न्यू मेंबर्स में आते हैं। लेकिन आपको नाम रिकॉल करना पड़ेगा। ठीक है, नाम आप मैप के बेसिस पे कीजिएगा, अब कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आपको इसके 3 इन्फ्लुएंस के बारे में पढ़ना है। तो यूरोपियन यूनियन के इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, अगर मैंने आपको बताया इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस में आपको कौन कौन से पॉइंट कवर करने हैं। तो बच्चों, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस में सबसे पहले यूरोपियन यूनियन की जीडीपी को कवर कीजिएगा कि यूरोपियन यूनियन की जीडीपी को कितना प्रोजेक्ट किया जा रहा है बाय 2024 तक कि $19.35 ट्रिलियन। ठीक है, इसकी करेंसी का नाम क्या है? करेंसी का नाम यूरो है।
and euro can pose to what? Can pose a threat to the dominance of US dollar. ठीक है, अब इसके बाद में इसके शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड मच लार्जर देन दैट ऑफ यूएस, allowing it to be more assertive. ठीक है, जिससे ये ट्रेड डिस्प्यूट यूएस चाइना इन सब में ज्यादा वाइटल रोल प्ले कर सकता है. ठीक है, और इसके अलावा इट्स इकोनॉमिक पावर, यानी यूरोपियन यूनियन का जो इकोनॉमिक पावर है, ये इसको और क्या पावर देता है? इट इन्फ्लुएंस ओवर इट्स क्लोजेस्ट नेबर, जैसे कि एशिया और अफ्रीका को भी ये इन्फ्लुएंस कर सकता है. इसके अलावा आप और एक पॉइंट कवर करेंगे दैट की यूरोपियन यूनियन जो है वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, और उस इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? WTO. ठीक है, और एक पॉइंट बच्चों, यहाँ से टाइमलाइन ऑफ यूरोपियन यूनियन से भी क्वेश्चन आता है, तो हम इसे एमसीक्यू में कवर करेंगे ताकि आपका ये एमसीक्यू क्लियर हो जाए. ओके, अब बात करते हैं पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस. तो अगर हम इसके वन मेंबर के बारे में देखें, तो वन मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन फ्रांस, जो कि आपका परमानेंट सीट होल्ड करता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, जो अपने आप में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को अफेक्ट करने का बहुत इंपॉर्टेंट वे है. इसके अलावा कई सारे नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं. ठीक है, इससे ये किसे जो है एक्चुअली यूएस की पॉलिसीज को भी ये अफेक्ट कर सकती है, इन्फ्लुएंस कर सकती है. ठीक है, इसके अलावा मिलिट्री सिस्टम के बारे में बताया कि यूरोपियन यूनियन की कंबाइंड जो इकोनॉमी है, कंबाइंड आर्म फोर्सेस है, आर द सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. अमेरिका का पहला है, और कंबाइंड यूरोपियन यूनियन यानी यूरोपियन यूनियन की सारी कंट्रीज के मिलिट्री स्ट्रेंथ को अगर हम टोटल करें देन वो आपका सेकंड में आता है, और अमेरिका लेकिन अकेले ही फर्स्ट में. ठीक है, और इसका टोटल डिफेंस स्पेंडिंग इज सेकंड आफ्टर यूएस, एंड वन ऑफ यूरोपियन यूनियन स्टेट दैट इज फ्रांस आल्सो हैज न्यूक्लियर आर्सेनल. अप्रोक्सीमेटली कितने न्यूक्लियर वारहेड्स के? 335. ठीक है, it is also the world's second most important source of what? European Union is also world's second most important source of space and communication technology. तो ये सारी चीजें यूरोपियन यूनियन को स्पेशल पावर्स देती, तो ये काम कंप्लीट हो गया. इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन बनता है यूरोपियन यूनियन एज अ सुप्रानेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट. भाई ये सारे पॉइंट आप लिख देना, आपका आंसर. ठीक है, इसके अलावा यूरोपियन यूनियन के इतने सारे एडवांटेजेस देखे, फीचर्स देखे, लेकिन इसकी अपनी कुछ कमियां भी है. अब कमी क्या है यूरोपियन यूनियन की? भाई कमी पढ़िएगा यहाँ से कि यूरोपियन यूनियन की अपनी कमी ये है कि हम यूरोपियन यूनियन के पार्ट है, हमने यूरो को एज ए करेंसी जो है एक्सेप्ट किया है, लेकिन इसके बावजूद जितनी भी यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज है ना, दे हैव देयर ओन एंड फॉरेन पॉलिसी. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो लोग अपने लेवल पे काम कर सकते हैं, उन्हें यूरोपियन यूनियन के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं. दिस इज द लिमिटेशंस. ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन, अगले पॉइंट पे. तो यूरोपियन यूनियन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया. ठीक है, अब यूरोपियन यूनियन के बाद अगला रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है जिसके बारे में हमें पढ़ना है? तो नेक्स्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है आपका एशियान. नेक्स्ट आपका कौन सा है? एशियान है. और एशियान कहाँ पर है? कौन से कॉन्टिनेंट में? एशिया में है. ठीक है, अब एशियान में आपको क्या पढ़ना है? सेम आपको यहाँ पर भी पढ़ना है अबाउट द ओरिजिन ऑफ एशियान, कि आखिर एशियान के ओरिजिन के पीछे क्या रीजन है. ठीक है, इसका फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि साउथ ईस्ट जो नेशन है एशिया के, दे ऑल, उनका जो कंबाइंड जो ग्रुप है दैट इज कॉल्ड एशियान. के ओरिजिन के पीछे रीजन क्या है? अच्छा, इसका फाउंडिंग डेट आपको पढ़ना है. ठीक है, फाउंडिंग डेट पढ़ना है. नेक्स्ट इसके साथ साथ क्या पढ़ना है कि कौन से डिक्लेरेशन को साइन करके एशियान बना. ठीक है, आफ्टर विच डिक्लेरेशन, साइनिंग विच डिक्लेरेशन एशियान बना, तो बैंकॉक डिक्लेरेशन हो गया. इसके बाद अब इसके मेंबर्स के बारे में भी पढ़ना है, इनके मेंबर्स के बारे में पढ़ना है. तो अब मेंबर्स के बारे में पढ़े तो यहाँ पर 2 टाइप्स के मेंबर्स आते हैं. एक हो गया आपका फाउंडिंग मेंबर्स, फाउंडिंग मेंबर्स के नाम अलग से पढ़िएगा. ठीक है, फाउंडिंग मेंबर्स के नाम अलग से पढ़िएगा. और दूसरा है आपका ओवर द ईयर जो बाकी जो न्यू मेंबर्स ऐड होते हैं ना, उनके बारे में पढ़िएगा. और टोटल अब कितने मेंबर्स है? 10. फाउंडिंग मेंबर्स की अगर हम बात करें तो कितने फाउंडिंग मेंबर्स है? 5 फाउंडिंग मेंबर्स है और 5 न्यू मेंबर्स है. ये याद रखिएगा, मिलाकर आपके हो गए 10 मेंबर्स. इसके बाद आपको यहाँ से और क्या पढ़ना है? यू हैव टू गो विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एशियन.
अब जब हम ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़े, तब ऑब्जेक्टिव्स भी आपके 2 पॉइंट में डिवाइड होता है, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव्स भी आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अलग से पढ़िएगा और उसके बाद में सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स पढ़िएगा, ठीक है। ये हो गया ऑब्जेक्टिव्स। अब इसके बाद में नेक्स्ट आपको यहाँ से क्या पढ़ना है, नेक्स्ट आपको यहाँ से पढ़ना है एशियन वे क्या है, ठीक है। एशियन वे क्या है और इसके फीचर्स क्या है, ये पढ़िएगा। इसके अलावा नेक्स्ट आपका 3 पिलर्स ऑफ एशियन पढ़ना है। नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है, 3 पिलर्स ऑफ एशियन, उनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। और प्रेजेंट प्रोस्पेक्ट ऑफ एशियन, कि आज के टाइम पे एशियन किस पोजीशन पे है, इंडिया के साथ इंडिया और एशियन के बारे में भी पढ़ के जाइएगा, ठीक है। इंडिया एंड एशियन जरूर से पढ़ के जाइएगा कि इनके बीच में किस तरह का रिलेशनशिप डेवलप हुआ है। ये हो गया एशियन। इसके अलावा एशियन में और एक चीज सिमिलैरिटी है जो यूरोपियन यूनियन, अगर आपसे पूछा जाए सिमिलैरिटी बिटवीन यूरोपियन यूनियन एंड एशियन, तो वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, ये भी क्वेश्चन आपका बनता है। आप ये कभी मत सोचिएगा कि केवल यूरोपियन यूनियन के टॉपिक पे यूरोपियन यूनियन से ही क्वेश्चन पूछेगा, एशियन से नहीं पूछेगा, बल्कि दोनों रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो दोनों के बीच में कंपैरिजन भी पूछा जा सकता है। तो दोनों के बीच में अगर कंपैरिजन पूछे तो यूरोपियन यूनियन कैसे बना आप ये बताइएगा, जहाँ एशियन कैसे बना ये बताइएगा। यूरोपियन यूनियन कौन से रीजन पे है, एशियन कहाँ पर है, दोनों में और एक डिफरेंसेस क्या है, कंपैरिजन अगर करें तो दोनों के तो अपने फ्लैग है, लेकिन एक चीज है जो यूरोपियन यूनियन की अपनी करेंसी है, एशियन की अपनी करेंसी नहीं है। और दूसरी बात, यूरोपियन यूनियन जो बना वो एक्चुअली डेवलप्ड कंट्रीज है और एशियन जो है वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, ठीक है। ऐसे कंट्रीज जो है उनके अंडर में आते हैं, तो इनकी इकोनॉमी इन कंपैरिजन टू यूरोपियन यूनियन बहुत ही जो है पीछे है, लेकिन आज के टाइम पे एशियन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको कहाँ से कवर, ये सारे के सारे पॉइंट आपको एशियन से कवर करने हैं। ओरिजिन कब है, फाउंडिंग डेट कौन सा है, कौन सा डिक्लेरेशन साइन किया गया है, ठीक है। ये सारे पॉइंट अगर आप कवर करते हैं तो आपका एशियन यहाँ से कवर होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, दैट इज द राइज ऑफ चाइनीज, राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी। अब राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी इसलिए क्योंकि चाइना भी जो है वो अकेले अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंटर के रूप में आगे बढ़ रहा है, जहां पर 1990s में यूनिपोलैरिटी आपको देखने के लिए मिलता है, जहां सिंगल डोमिनेंट पावर अमेरिका है, और धीरे धीरे करके आगे दूसरे रीजनल सेंटर्स जो है आपको डेवलप होते हुए दिखते हैं, ठीक है। लेकिन डोमिनेंट क्या था, यूनिपोलैरिटी था, बाइपोलैरिटी खत्म हो गया। लेकिन आज के टाइम पे चाइना भी एक इम्पोर्टेंट पोजीशन पर पहुंच चुका है इकोनॉमिकली, बहुत ही पावरफुल है। तो आखिर चाइना की इकोनॉमी जो है इतनी तेजी से आगे कैसे बढ़ती है इसके बारे में, लेकिन जब भी हम चाइना के फास्ट फॉरवर्ड इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे उससे पहले हमें किसके बारे में पढ़ना है, उससे पहले हमें पढ़ना है इसके पास्ट के बारे में। अब पास्ट के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो पास्ट में हमें क्या पढ़ना है, पास्ट में हमें इसके जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थे, यानी कि इसकी इकोनॉमिक पॉलिसी जिसे हम ओल्ड इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ चाइना कहते हैं, इसके 2 पॉइंट को आपको पढ़ना है, एक इसके एडवांटेजेस और दूसरा आपको क्या पढ़ना है, दूसरा आपको पढ़ना है इसके डिसएडवांटेजेस, ठीक है, डिसएडवांटेजेस। अब ये जो डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस, मेरिट और डिमेरिट पढ़ना ओल्ड इकोनॉमिक मॉडल ऑफ चाइना। तो ओल्ड इकोनॉमिक मॉडल ऑफ चाइना जो है अगर एक बार आप रिकॉल करें तो ये एक्चुअली किस पर बेस्ड था, इट वाज बेस्ड ऑन यूएसएसआर मॉडल। अब यूएसएसआर का इकोनॉमिक मॉडल कैसा था बच्चों, जो कि पूरे दुनिया से कटा हुआ था, जो पिन से लेकर के कार तक सारा कुछ उनकी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस करती थी, एवरीथिंग अंडर द स्टेट कंट्रोल था, कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं था, नो मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी, कोई इंडिविजुअल किसी व्यक्ति की अपनी प्रॉपर्टी नहीं होगी, जो भी प्रॉपर्टी होगी वो स्टेट की प्रॉपर्टी होगी। हाँ, लेकिन उसका बेनिफिट क्या था, 100% एम्प्लॉयमेंट था, है ना, और इसके अलावा सब्सिडाइज प्राइसेस में हेल्थ बेनिफिट थी, एजुकेशनल बेनिफिट, ये सब कुछ अवेलेबल था। तो सेम चीज आपको चाइना में भी ओल्ड इकोनॉमिक देखने के लिए मिलेगा कि चाइना का ओल्ड इकोनॉमिक मॉडल इंस्पायर्ड विद यूएसएसआर। अब उसके अपने एडवांटेजेस, जो एडवांटेजेस आपको वहां से सेम यहाँ पर, लेकिन डिसएडवांटेजेस आपका क्या है कि डिसएडवांटेजेस ये है कि वो चाइना की इकोनॉमी जो ग्रो तो कर रही थी, और यहाँ पर मेन जो इकोनॉमी जो थी वो एग्रीकल्चरल बेस्ड,
तो दुनिया की जितनी भी कंट्री है उनकी पहले इकोनॉमी एग्रेरियन सेक्टर पर ही बेस्ड, तो चाइना का कोई नया नहीं। लेकिन चाइना क्या कर रही थी, अपनी एग्रीकल्चरल जो इनकम जो जनरेट हो रही थी उससे जो सरप्लस आ रहा था उसको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में यूज कर रही थी। लेकिन चाइना का मेजर प्रॉब्लम आया कि इसकी पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहे हैं, पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब जितनी इकोनॉमी ग्रो हो रही है, जो सरप्लस हो रहा है, वो आने वाली पॉपुलेशन की नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से आगे जाकर के, और दूसरी बात और एक पॉइंट था कि चाइना ने अपने आप को पूरी दुनिया से कट करके रखा था, यह भी अपने डोमेस्टिक सारी चीजों पर डिपेंड था, इससे दुनिया से कोई लेना देना नहीं था। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि इनकी भी टेक्नोलॉजी आगे नहीं बढ़ रही, तो जैसे क्राइसिस तो है आपका यूएसएसआर में हुआ था, यानी कि पर कैपिटा इनकम ग्रोथ वगैरह, ये सब कुछ नहीं हो रहा था, चाइना में भी नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से चाइना में भी प्रॉब्लम्स आने लगे। लेकिन अच्छी बात क्या है कि चाइना ने अपने प्रॉब्लम्स को समय रहते पहचाना। कब पहचाना? चाइना ने अपने प्रॉब्लम्स को समय रहते 1970s के टाइम पे पहचाना, और जब इनके लीडरशिप में चेंज आया। अब इसके बाद जो है चाइना ने स्टेप वाइज क्या किया, आज के जो इकोनॉमिक मॉडल है उसको चेंज करना शुरू किया। यानी इन्होंने क्या किया, स्टेप वाइज स्टेप जो है पॉलिसीज को अडॉप्ट करना शुरू किया। पहले इन्होंने क्या किया, यहाँ पर पहला आपका फोर मॉडर्नाइजेशन करने की तैयारी की, ठीक है, फोर मॉडर्नाइजेशन की तरफ गए। इसके अलावा ओपन डोर पॉलिसी किया, ठीक है, इसके अलावा ओपन डोर पॉलिसी, ठीक है, और इसमें डेंग जियाओपिंग का रोल प्ले, ये पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। फोर मॉडर्नाइजेशन, ओपन डोर पॉलिसी। अब और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट चाइना से रिलेटेड है, चाइना ने क्या किया कि जो भी उन्होंने काम किया, जो न्यू इकोनॉमिक मॉडल उन्होंने अडॉप्ट किया, उस न्यू इकोनॉमिक मॉडल में एक साथ शिफ्ट नहीं किया, इन्होंने स्टेप वाइज चीजों को फॉलो किया। पहले आपका ओपन डोर पॉलिसी, फोर मॉडर्नाइजेशन, ये सारे स्टेप वाइज लाए। उसके बाद फिर क्या किया, उसके बाद फिर इन्होंने एग्रीकल्चर का प्राइवेटाइजेशन, फिर इंडस्ट्रीज का प्राइवेटाइजेशन, इस तरह से स्टेप को फॉलो करते हुए ये आगे चलते गए, और जिससे चाइना को बहुत ज्यादा बेनिफिट। तो यानी आपको एक तरफ पढ़ना पड़ेगा इसके पास्ट के बारे में, इकोनॉमिक मॉडल के बारे में, वर्ल्ड इकोनॉमिक मॉडल ऑफ चाइना। उसके बाद में नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, न्यू इकोनॉमिक मॉडल ऑफ चाइना, ठीक है, न्यू इकोनॉमिक मॉडल भी पढ़ना पड़ेगा। अब ये न्यू इकोनॉमिक मॉडल में भी आपको क्या देखना है, न्यू इकोनॉमिक मॉडल के भी आपको मेरिट्स पढ़ने हैं और डीमेरिट्स पढ़ने हैं, जिस पर आपके क्वेश्चंस आते हैं, कंपैरिजन भी आता है, दोनों में भी कंपैरिजन आता है। नेक्स्ट सिमिलर प्रॉब्लम, चाइना ने जो प्रॉब्लम फेस किया दैट वाज लाइक सिमिलर टू यूएसएसआर, उस पर क्वेश्चन बनता है, ठीक है। मेरिट डीमेरिट्स हो गया, इन सबको आपको यहाँ से कंप्लीट। अब इसके बाद यहाँ से अगला टॉपिक जो है आपका बनेगा, वो किस पर बनेगा, अगला टॉपिक आपका बनेगा किस पर, इंडिया चाइना रिलेशन, इंडो चाइना रिलेशन। अब ये इंडो चाइना रिलेशन में आप कैसे पढ़ेंगे, तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर फेज को दो पार्ट में डिवाइड करके आपको पढ़ना है। तो पहला आपको पढ़ना है कब तक का टाइम पीरियड, आपका टिल कोल्ड वार, ठीक है, कोल्ड वार, एंड ऑफ द कोल्ड वार, ठीक है, एंड ऑफ द कोल्ड वार, ये आपको पढ़ना है। अब ये एंड ऑफ द कोल्ड वार यानी कि बिफोर कोल्ड वार का टाइम पीरियड। अब जब बिफोर कोल्ड वार का टाइम पीरियड आ रहे हैं तो बच्चों आपको याद है ना 1962 का टाइम पीरियड, जब इंडो चाइना वार होता है तो दोनों कंट्रीज के बीच में रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट आपको पढ़ना है कौन सा टाइम पीरियड, आपको नेक्स्ट कवर करना है आफ्टर कोल्ड वार, ठीक है, आफ्टर कोल्ड वार वाले पीरियड में इंडिया और चाइना के बीच में रिलेशंस। तो यहाँ पर आपको 1962 के पहले में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, कंटेंटेनियस, यानी कंटेंटेनियस के बदले आप लिख सकते हैं पीटर रिलेशनशिप दोनों के बीच में था। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर चीजें जो है बेटर कंडीशन पर पहुंच रही है। अब यहाँ पर डिस्प्यूट रिजॉल्व दिख रहा है, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के बारे में सोच रहे हैं, और दोनों के बीच में इकोनॉमिक रिलेशंस इंप्रूव कर रहे हैं, बायलैटरल ट्रेड इंप्रूव हो रहा है, ठीक है। तो ये सारा कुछ यहाँ से आपको चाइनीज इकोनॉमी में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। पहले मैंने आपको बताया कि आखिर 1990s का टाइम पीरियड किससे रिलेटेड है, एंड ऑफ द कोल्ड वार, जब कोल्ड वार खत्म होता है यानी कि बाइपोलैरिटी खत्म होती है, और जब बाइपोलैरिटी खत्म होती है तो मल्टीपोलैरिटी आती है। लेकिन इसके साथ साथ हम देखते हैं कि अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर,
दो अलग अलग सेंटर्स को हमने फोकस किया, एक यूरोप में यूरोपियन यूनियन, तो दूसरे तरफ एशिया में हमने ईरान को फोकस किया। अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्या देखते हैं, जब ये कंप्लीट हो गया तो अब यूरोपियन यूनियन का पूरा फाउंडेशन डेट क्या है, टाइमलाइन क्या है, न्यू मेंबर, ओल्ड मेंबर, ये सारे पॉइंट कवर। इस तरह से चाइना तक आपको क्या क्या पढ़ना है ये हमने रिकैपिचुलेट कर लिया, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन यहाँ इस पर्टिकुलर चैप्टर से आपको पूछे जाते हैं, उससे भी हम अब डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब सबसे पहले क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी 3 फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर यूरोपियन यूनियन टू बी अ हाईली इन्फ्लुएंशियल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। अब ऐसे 3 फैक्टर्स बताने हैं जिससे यूरोपियन यूनियन क्या बन रहा है, हाईली इन्फ्लुएंशियल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। तो मैंने ऑलरेडी आपको ये टॉपिक बताया बुक में कहाँ से पढ़ना है कि यूरोपियन यूनियन क्या है, तो एक हाईली इन्फ्लुएंशियल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कैसे बना, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है। तो पहला मैंने आपको बताया था क्या, अब यहाँ पर ये जो है ना बच्चों, ये कीवर्ड्स दिया हुआ है, ठीक है। आप इसे कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, तो आपको यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है, 3 फैक्टर्स बोला है, तो आप इस 3 फैक्टर्स को इस तरह से अपने कॉपी में लिख सकते। जब आप बोर्ड में लिखोगे तो 3 फैक्टर्स आप लिख लोगे, रेस्पॉन्सिबल फॉर द यूरोपियन यूनियन टू बी अ हाईली इन्फ्लुएंशियल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। अब इन 3 फैक्टर्स में क्या है, 1 2 3, पहला आपका कौन सा होगा बेटा, पहला आपका होगा इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, दूसरा होगा आपका पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस, तीसरा आपका क्या होगा, मिलिट्री इन्फ्लुएंस, राइट। इस तरह से आप इसे 3 पार्ट डिवाइड कर लेना। अब उसके बाद इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस लिखना, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस हेडिंग देकर, फिर पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक का आप हेडिंग दे दीजिएगा, फिर आप उसे लिखिएगा, फिर मिलिट्री। इस तरह से आप क्वेश्चन को के आंसर को 3 पार्ट में डिवाइड कीजिए, क्योंकि हर एक पॉइंट के लिए आपको 2 मार्क्स है। तो आप यूरोपियन यूनियन का जब इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस लिखेंगे तो कौन कौन से पॉइंट कवर करने बताया, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस ऑलरेडी कर लिया, मिलिट्री कर लिया, तो बस इन पॉइंट को आपको कवर करने, तो आपको ऑटोमेटिकली स्टेप मार्किंग में आंसर मिले, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं कवर करेंगे, ऐसे लिखेंगे तो स्टेप मार्किंग मुश्किल। ये केवल कीवर्ड्स है कि आपको कौन कीवर्ड्स किसमें कवर करने, जैसे यहाँ दिया है यूरोपियन यूनियन इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इकोनॉमी, तो ये आपका किस में आ गया बच्चों, यूरोपियन यूनियन इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इकोनॉमी, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस में आ गया। नेक्स्ट टू दैट ऑफ व्हाट, यूनाइटेड स्टेट्स में। अब इसकी करेंसी का क्या नाम है, तो ये हो गया आपका इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस को लेकर, दिस इज अबाउट व्हाट, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस। तो इन पॉइंट को आप कहाँ ऐड करिएगा, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस में ऐड कीजिए। सबसे पहले क्या है, यूरोपियन यूनियन वर्ल्ड्स बिगेस्ट इकोनॉमी, नेक्स्ट टू व्हाट, नेक्स्ट टू दैट ऑफ यूएस। इसके बाद इसकी करेंसी का नाम क्या है, इट्स करेंसी यूरो। किसके ऊपर थ्रेट है, थ्रेट टू द डोमिनेंस ऑफ यूएस डॉलर, ठीक है, किसके ऊपर थ्रेट है, थ्रेट टू द डोमिनेंस ऑफ यूएस डॉलर। इसके बाद वर्ल्ड ट्रेड में इसका शेयर कितना है, मच लार्जर है। वर्ल्ड शेयर ट्रेड में यूरोपियन यूनियन का शेयर कितना है बच्चों, बहुत ज्यादा है देन दैट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्या है, इकोनॉमिक पावर गिव इट्स इन्फ्लुएंस ओवर इट्स क्लोजर नेबर्स। तो आप इसमें से 3 पॉइंट भी अगर आप कवर कर दो ना बच्चों, आपको यहाँ पे 2 मार्क्स मिल जाए, क्योंकि 2 मार्क्स करके डिवाइड है, तीनों पॉइंट में आपको 2 मार्क्स करके डिवाइड है, तो हम ज्यादा क्यों लिखेंगे बस, लेकिन आपके पॉइंट सही होने चाहिए। तो इसीलिए प्रॉपर तरीके से स्ट्रैटेजी बना करके अच्छे से पढ़िए, याद करके लिख लीजिएगा। जिन बच्चों का इंग्लिश वीक है, मैंने देखा कई बच्चे नहीं कर पाते रिकॉल, तो उनको याद करके लिखने से ना ये सारे आंसर्स करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, और अच्छे नंबर यहाँ से मिलेंगे। इस चैप्टर को छोड़ना नहीं, इजीली याद हो जाएगा। मैं आपको इस तरह से पढ़ा रही हूँ, बस आपको जो समरी आप पहले देख लेना, माइंड पे रिकॉल हो गया, अब उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर करना शुरू, और डिफिकल्ट नहीं है। अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, इट फंक्शन एज एन इम्पोर्टेंट ब्लॉक इन, ये सारे आपके कहाँ पर आ गए, इकोनॉमिक में आ गए। अब पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस, अब कहाँ से शुरू हो रहा है ये टॉपिक, तो ये आपका यहाँ से शुरू हो रहा है, ये हो गया आपका पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस। अब पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस पे हमने क्या बताया, आप पहला ही लाइन लिखिए, यूरोपियन यूनियन हैज पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस, हो गया पहला लाइन। अब इसमें क्या लिखेंगे, वन मेंबर ऑफ व्हाट, यूरोपियन यूनियन, कौन सा नाम है उनका, फ्रांस है। क्या सीट होल्ड कर रहा है, परमानेंट सीट, कहाँ पर होल्ड कर रहा है, यूएनएससी, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, ठीक है। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में किसी कंट्री का परमानेंट, किसी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर का परमानेंट होना अपने आप को उसका इन्फ्लुएंस बढ़ाता है, उसकी यूनिटी बढ़ाती है, ताकत बढ़ाती है, समझ में आया, तो ऐसे पढ़ना। एंड द यूरोपियन यूनियन इंक्लूड्स व्हाट, इसके अलावा
कई सारे नॉन परमानेंट मेंबर, इजीली हो गया ना। तो पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस, पहला लाइन क्या लिखेंगे, यूरोपियन यूनियन हैज पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस। अब इसका वन मेंबर क्या नाम है, फ्रांस, क्या पोजीशन होल्ड करता है, परमानेंट सीट, कहां पर, यूएनएससी। क्या इसके अलावा कोई नॉन परमानेंट मेंबर्स भी, डेफिनेटली कई सारे यूरोपियन कंट्रीज की जो कंट्री है दे आर द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन, हो गया। इसके बाद में अब इसका डिप्लोमेसी का यूज आता है। अब डिप्लोमेसी के यूज में आप क्या पढ़ोगे, इट्स यूज ऑफ डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट एंड नेगोशिएशन हैज बीन इफेक्टिव। अब इसका क्या यूज, डिप्लोमेसी का यूज, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट का यूज एंड नेगोशिएशन हैज बीन इफेक्टिव इन केस ऑफ डायलॉग विद व्हाट, चाइना ऑन ह्यूमन राइट एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। इन सब पर ये इन्फ्लुएंस ज्यादा बना है। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट किससे रिलेटेड है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है आपका मिलिट्री इन्फ्लुएंस। तो मिलिट्री इन्फ्लुएंस में क्या बताया मैंने, यूरोपियन यूनियन की कंबाइंड आर्म फोर्सेस सेकेंड लार्जेस्ट है। यूरोपियन यूनियन की कंबाइंड आर्म फोर्सेस क्या है, सेकेंड वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट मिलिट्री है। टोटल स्पेंडिंग इसका कितना है, सेकेंड है आफ्टर यूएस, यूएस की सबसे ज्यादा है। यूएस का कंपैरिजन कोई नहीं कर सकता, उसके बराबर कोई नहीं खड़ा हो सकता। और वन यूरोपियन मेंबर स्टेट जिसका नाम क्या है, फ्रांस, इसके पास न्यूक्लियर आर्सेनल है ऑफ अप्रोक्सीमेटली कितने वारहेड्स के, 335। इसके अलावा सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ क्या है, स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कंप्लीट हो गया ना बच्चों, अब याद हो जाएगा आपको, देख लेना, धीरे धीरे पढ़िए, वीडियो को रोक कर पढ़िए, एक टॉपिक समझिए, उसको याद कीजिए, फिर पढ़िए। ये नहीं कि एक साथ बैठ करके पूरा वीडियो देखिए, ऐसे में आप थक जाओगे, ठीक है, ऐसे में आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो आपको करना क्या, आपको शांति से बैठना है, एक टॉपिक समझना है और उस टॉपिक को समझकर उसे याद करके लिख लेना और कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप जो है आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट एनी टू लिमिटेशंस ऑफ यूरोपियन यूनियन। अब यूरोपियन यूनियन के लिमिटेशंस क्या है बच्चों, नंबर 1, मेंबर्स हैव देयर ओन फॉरेन रिलेशन। तो भाई हम यूरोपियन यूनियन ऑर्गेनाइजेशन के तो है, यूरोपियन यूनियन के हम मेंबर जरूर है, ये एक रीजनल ब्लॉक है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई बात नहीं, हम इसके मेंबर। हम मेंबर होने का मतलब ये नहीं है कि हमारे सारे डिसीजन यूरोपियन यूनियन यूनाइटेडली लेगा, बल्कि मैं अपना किसके साथ फॉरेन रिलेशन एस्टैब्लिश करना चाहता हूँ, क्या चाहती हूँ, दैट इज माय पर्सनल डिसीजन, मेरे देश का अपना डिसीजन होगा और वो मैं अपने से ही डिसाइड करूंगी। तो अब इससे यूरोपियन यूनियन तो अफेक्टेड हो गई, क्योंकि हर एक कंट्री का दूसरे के साथ में अपना जो है फॉरेन रिलेशंस है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डिफेंस पॉलिसी ऑफ द मेंबर्स आर ऑफन एट ऑड्स विद ईच अदर। अब इनकी अपनी खुद की डिफेंस पॉलिसीज भी है। नेक्स्ट क्या है, देयर इज अ डीप सीटेड यूरोस्केप्टिसिज्म इन यूरोप, ठीक है, यूरो को लेकर के भी बहुत ज्यादा संदेह है। तो ये हो गया आपका लिमिटेशन। तो इन लिमिटेशंस को आप याद करना, ये 2 मार्क्स के लिए ही पूछा जाएगा, इससे ज्यादा नहीं पूछा, इनको याद कर लेना और ये पॉइंट, ठीक है, ये कंप्लीट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट एनी 2 मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन बाय द चाइनीज लीडरशिप इन 70s। तो 1970s में चाइना ने कौन सा मेजर पॉलिसी डिसीजन लिया? तो अभी जब मैंने रिकॉल करवाया था इन सारे टॉपिक को, तो मैंने आपको क्या बताया था कि 1970s में के टाइम पे जब माओ की डेथ हो जाती है, तो उसके बाद एक्चुअली चाइनीज लीडरशिप में चेंज आती है और चाइना क्या कर रहा है, धीरे धीरे क्या कर रहा है, वो वेस्टर्न कंट्रीज के साथ में रिलेशनशिप बना रहा है, यूएस के साथ में मिल रहा है, फिर वो अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी की स्ट्रैटेजी में चेंज कर रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात बच्चों, अगर समय रहते चाइना ने नहीं चेंज किया होता ना, तो शायद यूएसएसआर के जैसे इसकी भी हालत होती, कंडीशन बहुत खराब हो जाती। तो चाइना ने समय रहते सिचुएशन को समझा, प्रॉब्लम को समझा और सॉल्यूशन निकाल लिया, ठीक है। तो अब मेजर पॉलिसी डिसीजन क्या लिया 1970s के बाद में? तो सबसे पहले चाइना ने अपना पॉलिटिकल और इकोनॉमिक आइसोलेशन जो है ना वो खत्म किया। तो ओल्ड इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या था, ओल्ड मॉडल जो था चाइना की पॉलिसी का, उसके अकॉर्डिंग उसने अपने वर्ल्ड से अपने आप को कट करके रखा था, जैसे यूएसएसआर ने कट करके रखा था, ठीक है। लेकिन अब इसने क्या किया, समय रहते सबसे पहले ये जो अपने आप को पॉलिटिकली आइसोलेट करके रखा हुआ था और इकोनॉमिकली अपने आप को कट करके रखा था, सबसे पहले इसने पहले इसको खत्म करते, इसे ही एंड करते, क्योंकि अभी हमें संभल कर चलना है, हमारे देश को बचाना है। हम अगर इन आइडियोलॉजीज को लेकर केवल चलेंगे, प्रैग्मेटिक नहीं होंगे, तब हमारे लिए मुश्किल है, ठीक है।
तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, एंड किया। किस चीज का एंड किया बच्चों, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइसोलेशन का। और उसके बाद जब हम पॉलिटिकल और इकोनॉमिक आइसोलेशन कर रहे हैं, यानी हमारी पूरी इकोनॉमी जो सोशलिस्ट मॉडल पर बेस्ड थी, हमने उसको क्या किया, कट किया, ब्रेक लगाया वहां पर। और इसके बाद हम किसके साथ रिलेशन स्टैब्लिश कर रहे हैं, हमने स्टैब्लिश किया रिलेशन विद द यूएस इन 1972, पहला एकदम मेजर ब्रेक थ्रू। उसके बाद में प्रीमायर चाओ एन लाई जो है, he proposed the four modernization। अब यहाँ से 2 मार्क्स के 2 अलग अलग क्वेश्चंस बनेंगे बच्चों, इसको पढ़ लेना। Who proposed four modernization, ठीक है, आपका यहाँ पर क्वेश्चन 4 modernization के ऊपर में अलग से बनेगा, ठीक है। Who proposed four modernization and what do you know about that? तो प्रीमायर चाओ एन लाई proposed what, four modernization। अब ये 4 modernization कौन से फील्ड में है बच्चों, तो 4 modernization आपका एग्रीकल्चर के फील्ड पे है। दूसरा किसमें मॉडर्नाइजेशन करना है, इंडस्ट्री में मॉडर्नाइजेशन करना है। नेक्स्ट किसमें मॉडर्नाइजेशन करना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मॉडर्नाइजेशन करना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। और लास्ट वाला आपका किसमें मॉडर्नाइजेशन करना है, ये सब कुछ तो क्या, अगर मिलिट्री स्ट्रांग नहीं रहेगी तो हमारा पोजीशन स्ट्रांग नहीं बनेगा, तो मिलिट्री को भी तो मॉडर्नाइज करना है, ये सारा कुछ किया। तो 4 मॉडर्नाइजेशन किसने किया बच्चों, 4 मॉडर्नाइजेशन किया प्रीमायर चाओ एन लाई, ठीक है। 4 मॉडर्नाइजेशन किससे रिलेटेड है बेटा, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, साइंस, टेक एंड मिलिट्री से रिलेटेड है। अब ये 4 मॉडर्नाइजेशन का टाइम पीरियड क्या है बेटा, ये भी तो पता होना चाहिए। ये हो गया 1973 में 4 मॉडर्नाइजेशन। तो सबसे पहले चाइना ने क्या किया, 1972 में यूएस के साथ रिलेशन स्टैब्लिश किया। 1973 में चाइना ने क्या किया, चाइना ने 4 मॉडर्नाइजेशन दिया। उसके बाद में नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट करते हैं ओपन डोर पॉलिसी। नेक्स्ट क्या लेकर आते हैं, ओपन डोर पॉलिसी। अब ओपन डोर पॉलिसी कौन लाया बच्चों, डेंग जियाओपिंग ने अनाउंस किया ओपन डोर पॉलिसी एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म इन चाइना, कौन से साल में, 1978 में, ठीक है। तो ये हो गया आपका ओपन डोर, ठीक है। तो ये हो गया 2 मेजर पॉलिसीज बोला हमने, यहाँ पर 3 लिखे हैं, तो आप कोई भी 3-2 पॉइंट आप कवर करेंगे तो 2 मार्क्स का होगा। लेकिन याद रखिए जब हम बोर्ड के लिए प्रिपरेशन करते हैं ना बच्चों, तो हमें कट नहीं करना है, कोशिश करना है ज्यादा से ज्यादा पॉइंट हमें रखने। मान लो वहां 2 के बदले अगर 4 हो जाए, 3 हो जाए, तब हम क्या करेंगे, तो जितने पॉइंट है ना उनको कवर करना है। 4 हो जाए तो इसमें और भी दूसरे पॉइंट हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस भी आगे है जहां से हम इस पे पॉइंट ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी 3 चेंजेस मेड इन चाइना दैट रेज द ग्रोथ ऑफ इट्स। तो अब इसके लिए हम पहले इस क्वेश्चन में आते हैं, ये जो हमने मेजर डिसीजन बोला ना बच्चों, तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा है, एक्सप्लेन एनी 3 चेंजेस, 3 चेंजेस बताने हैं दैट मेड इन चाइना दैट रेज द ग्रोथ ऑफ इट्स इकोनॉमी। तो अभी हम जो पहले पढ़ रहे थे दैट वाज द इंट्रो, ठीक है। अब यहाँ पर 3 चेंजेस बताने, 3 में तो यहाँ से आपको मिल गया, समझ में आया ना, कि आपको यहाँ मेजर पॉलिसी डिसीजन द चाइनीज लीडरशिप में 7, लेकिन ये मेजर पॉलिसी डिसीजन किससे रिलेटेड है, ये मेजर पॉलिसी डिसीजन भी आपका इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड है ना। तो यहाँ पर आपको इकोनॉमिक ग्रोथ वाला पॉइंट मिल गया। अब इसके बाद मान लो इसी को 2 के बदले अगर 4 डालें या 6 दे, तो भी तो आपके पास पूरे के पूरा आंसर के लिस्ट आ गए, क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पर चाइना फॉलोड इट्स ओन पाथ इन इंट्रोड्यूसिंग अ मार्केट इकोनॉमी। चाइना ने क्या फॉलो किया है, खुद का पाथ ऑफ इंट्रोड्यूसिंग मार्केट इकोनॉमी। चाइना किसके लिए नहीं गया, डिड नॉट गो फॉर शॉक थेरेपी, चाइना शॉक थेरेपी के लिए नहीं गया, बल्कि स्टेप वाइज स्टेप गया, ठीक है। अब सबसे पहले चाइना ने क्या किया, 1982 में एग्रीकल्चर का मॉडर्नाइजेशन, अब ये टाइम पीरियड याद रखना, वो 3 पॉइंट वहां से ऐड किया। उसके बाद में फिर चाइना के लिए ये भी पॉइंट लिखना कि चाइना ने अपना खुद का पाथ डिसाइड किया, जैसे इंडिया के बारे में एग्जाम्पल कंपैरिजन करते हैं। जब इंडिया आजाद हुआ था, व्हेन इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, एट दैट टाइम वी हैव 2 मॉडल्स इन फ्रंट ऑफ अस। हमारे लीडर्स के सामने 2 मॉडल थे, एक यूएसए का कैपिटलिस्ट मॉडल और एक यूएसएसआर का सोशलिस्ट मॉडल। लेकिन क्या हमने दोनों मॉडल में से किसी एक को चुना डोमिनेंट मानकर, हमने अपना पाथ डिसाइड किया, दैट वाज द मिक्स्ड इकोनॉमी, बिकॉज़ एट दैट टाइम मिक्स्ड इकोनॉमी ही इंपॉर्टेंट थी हमारे लिए, उसी से हम अपने देश को चला सकते थे। हम अगर किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर की तरफ शिफ्ट हो जाते तो हमारे लिए प्रॉब्लम होता ना। तो चाइना ने भी तो ऐसे ही काम किया, चाइना ने खुद डिसाइड किया कि भाई इनको करना क्या है, एक साथ पूरी तरह से कैपिटलिस्ट मॉडल में स्विच कर जाएंगे कि हम अपना खुद का एक पाथ डिसाइड करेंगे।
तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम एक साथ पूरी तरह से शिफ्ट नहीं करेंगे, स्विच नहीं करना है हमको, क्योंकि स्विच करके यूएसएसआर ने क्या देखा वहां पर, तो उनका शॉक थेरेपी फेस किया, पूरी तरह से इकोनॉमी रुइन हो गई यूएसएसआर की। कंट्रीज के कई सारे जो इंपॉर्टेंट बैंक से बैंकक्रप्ट हो गए, कितने सारे प्रॉब्लम है। कि चाइना में ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि चाइना ने स्टेप बाय स्टेप तो सबसे पहले यूएस के साथ में रिलेशन एस्टेब्लिश किया, फिर उसके बाद पूर्ण मॉडर्नाइजेशन लेकर आए, फिर उसके बाद ओपन डोर पॉलिसी लेकर आए, ठीक है ना। अब उसके बाद में प्राइवेटाइजेशन किया। किसका प्राइवेटाइजेशन किया? एग्रीकल्चर का। कौन से साल में? 1982। उसके बाद में 1998 में फिर क्या किया इन्होंने? 1998 में प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री। अच्छा, और एक पॉइंट स्टूडेंट यहाँ से मैं आपको बता दूं, इस पर आपका जस्टिफाई द स्टेटमेंट क्वेश्चन बन, ठीक है, जस्टिफाई द स्टेटमेंट क्वेश्चन बन सकता है, कहीं से भी बन सकता है, बस आपको समझना है, उन चीजों को पढ़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ से चाइना फॉलोअर्स इसको ओन पाथ, तो अब इसको आपको जस्टिफाई करना है। सेम आपको इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में लिखना है। तो प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर चाइना ने कब किया? 1982 में। प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री कब होता है बच्चों? 1998 में। अच्छा, चाइना ने ट्रेड बैरियर को कब एलिमिनेट किया? ठीक है, तो ट्रेड बैरियर्स पर एलिमिनेटेड ओनली इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब यहाँ पर एसईजेड्स का फुल फॉर्म चाइना ने क्या किया? ट्रेड बैरियर को एलिमिनेट किया, केवल कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जहां पर फॉरेन इन्वेस्टर अपने पैसे को सेटअप कर, सारे एरियाज को एक साथ नहीं खोला, बल्कि कुछ सेक्टर्स को ओपन किया कि आप आइए हमारे इस फील्ड में पैसा लगाइए, हम आपको सारा ओपन करके नहीं देंगे, नहीं तो हमारा पूरा, हम पहले देखे तो टेस्ट तो करें कि हमको क्या बेनिफिट है ना। उसके बाद में इन चाइना द स्टेट प्लेड एंड कंटिन्यूज टू प्ले अ सेंट्रल रोल इन सेटिंग अप अ मार्केट इकोनॉमी। लेकिन अभी भी मार्केट इकोनॉमी जो है किसके अंडर कंट्रोल में चल रही है बच्चों? मार्केट इकोनॉमी अभी भी जो है चाइना के गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में। चाइना की गवर्नमेंट ने इसमें से पूरा खुला छूट नहीं दिया, उन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए और उसको सीमित रखा, किसके? कि मार्केट को कंट्रोल तो गवर्नमेंट करेगा, भले हम उस पे प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, हमने आइसोलेशन को खत्म कर दिया, लेकिन हम आपके हाथों पे सब कुछ नहीं छोड़ेंगे। ये सब कुछ हुआ चाइना में, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एनालाइज द बेसिस ऑफ प्रोजेक्टिंग चाइना टू ओवरटेक द यूएस, दैट इज द अमेरिका टू बिकम यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका टू बिकम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो अब चाइना क्या प्रोजेक्ट कर रहा है कि वो वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट इकोनॉमी, तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी किसकी है? अमेरिका की है। तो प्रोजेक्टिंग चाइना टू, इसको चाइना ओवरटेक करने के बारे में प्लान कर रहे हैं। तो यहाँ पर यूएस और चाइना के बीच में रिलेशन नहीं, बल्कि एक पॉइंट आपके बुक में लिखा हुआ है कि कैसे चाइना जो है उसका टारगेट, तो हमारा टारगेट हमेशा किसके साथ होता है? तो हमसे बड़े अचीवर्स होते हैं ना, उनसे हमारी टारगेट होगी कि भाई वो 100% ला रहा है तो मैं भी 100% ला सकता हूँ, क्यों नहीं ला सकता? हम स्ट्रैटेजीज बनाते हैं अपने लेवल पे। ठीक इस तरह से अगर अमेरिका वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी हो सकती है, मेरा देश क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है। चाइना ने भी यही डिसीजन लिया और चाइना ने जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी को क्या किया? प्रोजेक्ट किया कि ओवरटेक करेंगे। अब कौन से बेसिस पर किया? किस बेसिस पर चाइना उसको ओवरटेक करने के लिए सोच रहा है? क्या क्राइटेरिया चाइना बना रहा है? चलो देखते हैं इस पॉइंट को। तो चाइना इज कंसिडर्ड एज द ड्राइवर ऑफ ईस्ट एशियन ग्रोथ। वेरी इंपॉर्टेंट। हम अभी रीजनल ब्लॉक्स पढ़ रहे हैं, रीजनल सेंटर्स पढ़ रहे हैं, अल्टरनेटिव सेंटर्स पढ़ रहे हैं। तो चाइना अपने एक देश अपने आप में ईस्ट एशिया की इकोनॉमी को पूरी तरह से ड्राइव कर रहा है, पूरी तरह से ईस्ट एशिया की इकोनॉमी को डोमिनेट कर रहा है, इवन पूरी एशिया को डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। और आज के दिन तो वर्ल्ड को भी डोमिनेट, कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे बाकी दूसरी चीजों से कि कौन इसके ऊपर कितना टैरिफ लगा रहा है। आप 100 लगाओ तो हम 200 लगाएंगे, ठीक है ना, इस तरह से। तो चाइना कितना स्ट्रॉन्ग बन गया आज के टाइम पे, आपको समझ में आ रहा है ना। तो चाइना इज कंसिडर्ड एज द ड्राइवर ऑफ व्हाट? ड्राइवर ऑफ ईस्ट एशियन ग्रोथ, ओके। इसके बाद चाइना इज आल्सो कंसिडर्ड टू बी वेरी पावरफुल बिकॉज ऑफ द फैक्टर्स। अब क्यों चाइना जो है बहुत पावरफुल है? कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो चाइना को पावरफुल बना रहे हैं? तो बच्चों किसी भी देश को अगर पावरफुल बनना है ना, तो उसमें सबसे वाइटल फैक्टर उसका पॉपुलेशन ही प्ले करता है। अगर हमारे पास पॉपुलेशन नहीं है, स्ट्रॉन्ग पॉपुलेशन नहीं है, यंग जनरेशन की पॉपुलेशन नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास नहीं, तो हम लड़ेंगे कैसे? हम आगे बढ़ेंगे कैसे? चाइना के पास ये तो मौजूद है भाई, बल्कि लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री है ना, तो पॉपुलेशन इनके पास है, साथ ही साथ बहुत बड़ी जमीन है, लैंड मास है इतना बड़ा, रिसोर्स बेस भी है एंड रीजनल लोकेशन भी है चाइना का।
तो ये वो सारे फैक्टर्स है जो चाइना को पावरफुल बनाते हैं, बस चाइना उसको यूज कर रहा है। ठीक है, अब इसके बाद चाइना ने क्या अनाउंस किया, ओपन डोर पॉलिसी अनाउंस किया। कब अनाउंस किया, अभी मैंने बताया था 1978 में चाइना ने ओपन डोर पॉलिसी अनाउंस किया। तो बच्चों एक बार चैट बॉक्स में लिख देना कौन से लीडर ने अनाउंस किया था, याद तो रहना चाहिए ना आपको। जब हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्वेश्चन डिस्कस करते जा रहे हैं, आपके माइंड पे ये लीडर का नाम आ जाना चाहिए, कॉल करके एक बार लिख देना आप लोग कमेंट्स। ठीक है, जब आप पढ़ेंगे बस उसी टाइम पीरियड पे लिख दीजिए, देखिए। ठीक है, तो चाइना अनाउंस ओपन डोर पॉलिसी इन 1978 व्हिच एम्ड एट जनरेशन ऑफ हाई प्रोडक्टिविटी। अब ओपन डोर पॉलिसी का एम क्या, आपसे पूछ सकते हैं एम का ओपन डोर पॉलिसी, क्वेश्चन कई तरह से घुमा सकते हैं। सीबीएसई केवल व्हाट पर फोकस नहीं करता है, बल्कि व्हाई, ऐसा क्यों हुआ और क्यों कर रहे हैं, इस पर भी फोकस करता है। जो डायरेक्टली पूछा है, इनडायरेक्टली आपके बुक में दिया है, उस पर भी फोकस करता है। तो एम ऑफ ओपन डोर पॉलिसी दे दिया, आप बोले लो किताब में तो एम है ही नहीं। तो बच्चों किताब में तो एम है, आपको खाली पढ़ के समझने आना चाहिए कि आखिर ओपन डोर पॉलिसी किया क्यों। यही तो एम है कि ओपन डोर पॉलिसी इसलिए किया ताकि हाई प्रोडक्टिविटी जनरेट कर पाए। अब हाई प्रोडक्टिविटी कैसे जनरेट होगा, बाय इन्वेस्टमेंट होगा इन कैपिटल एंड व्हाट, टेक्नोलॉजी। कहाँ से लाएंगे ये सब कुछ, ये सब कुछ लेकर आएंगे अब्रॉड से, जहाँ ये बेस्ट है। हमारे पास तो नहीं है, तो हमको तो कहीं से लाना पड़ेगा। और अगर हम बोलेंगे नहीं भाई हमको तो मतलब नहीं है दुनिया से, तब तो भाई हम पीछे रह जाएंगे, है ना। समय की डिमांड को समझना है और डिमांड को समझ करके हमें काम करना है। चाइना ने तो वही काम किया है, समझ में कि किस तरह से चाइना ने ओवरटेक करने की कोशिश की यूएस की जो है इकोनॉमी की, जो कि दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी है, यानी यूएसए यानी अमेरिका वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी है। चाइना उसको कैसे ओवरटेक करेगा, चाइना ये प्लान बना रहा है। चाइना यहाँ वहाँ रीजनल सेंटर में किसी को नहीं देगा, उसको पता है कि उसका टारगेट बहुत हाई है, वहां पहुंचना है, उसको डोमिनेशन लेकर आना है अपना। ठीक है, नेक्स्ट फिर क्या किया, दैट इज प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ऑलरेडी मैंने बताया प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कब हुआ बच्चों, 1982 में। प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री कब हुआ बच्चों, 1998 में। जिससे चाइना में रैपिड ग्रोथ हुआ। इसके साथ साथ और क्या हो रहा है, फॉरेन ट्रेड आगे बढ़ रहा है विद द क्रिएशन ऑफ व्हाट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एंड न्यू ट्रेडिंग लॉज बनाए व्हिच रिजल्टेड इन व्हाट, न्यू ट्रेडिंग लॉज से हाई फॉरेन एक्सचेंज का क्या मिल रहा है, इनको रिजर्व मिल रहा है। और इस तरह से चाइना बिकेम मोस्ट सिग्निफिकेंट फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ऐसे पॉलिसीज बनाए जिससे इनके देश में ज्यादा से ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, और जितना ज्यादा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा फॉरेन कंट्रीज का, उतना ज्यादा चाइना को बेनिफिट मिलेगा। चाइना में उतनी इंडस्ट्रीज बनेगी, चाइना की टेक्नोलॉजी उतनी आगे बढ़ेगी, चाइना के लोगों को नौकरी मिलेगी, है ना, ये सारा कुछ। तो बिकॉज ऑफ द अबव रिटन फैक्टर, ये आपका कंक्लूजन पॉइंट लिखा है, ये आप लिख देना कि इसके वजह से ही चाइना जो है अमेरिका की इकोनॉमी को ओवरटेक करता है। दीज आर द बेसिक्स। क्लियर हो गया, चलते अगले क्वेश्चन। अब ये सारा कुछ समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, क्लियर हो रहा है। टॉपिक वन बाय वन करके बस पेशेंस रख के पढ़ना है, ठीक है। कुछ बच्चों का इस बीच में हिंदी का एग्जाम है, भाई हिंदी को अवॉइड नहीं करना है, पढ़ लेना है, क्योंकि हिंदी के मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके परसेंटेज गेन करने के लिए, ठीक है। तो उसे भी पढ़ना है और साथ में टाइम निकालकर इस टॉपिक को भी पढ़ना, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, व्हाई द चाइनीज इकोनॉमी। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाई द चाइनीज इकोनॉमी हैज इम्प्रूव्ड। अब तक हमने देखा चाइना की क्या बढ़ रही है, चारों तरफ रूरल सेविंग इंक्रीज हो रहे हैं। पहले लोगों के पास पैसे नहीं थे, अब पैसे आ गया। पहले टेक्नोलॉजी बैकवर्ड थी, अब क्या टेक्नोलॉजी है चाइना के पास, कुछ तो आ गया चाइना में एकदम। तो चाइना के पास सब अच्छा होना चाहिए, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। कभी कभी कुछ जगह पे कुछ डेवलपमेंट के साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स तो आते ही हैं। तो अब यहाँ क्वेश्चन है, व्हाई द चाइनीज इकोनॉमी हैज इम्प्रूव्ड बट नॉट एवरीवन इन चाइना रिसीव द बेनिफिट ऑफ द रिफॉर्म। लेकिन चाइना में सबको रिफॉर्म का बेनिफिट नहीं मिला। ऐसा हो सकता है बच्चों? डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन का दौर है भाई। तो प्राइवेटाइजेशन में जब कोई प्राइवेट इंडस्ट्री सेटअप होगी, वो अपने बेनिफिट के लिए काम करेगा ना, वो जनता के लिए बेनिफिट के लिए थोड़ी काम करेगा। ये काम किसका, ये तो गवर्नमेंट का है। वेलफेयर स्टेट बनाना, सब्सिडी प्रोवाइड करना, लोगों को नौकरी प्रोवाइड कराना, है ना। लेकिन प्राइवेटाइजेशन में क्या होगा, जिसके पास स्किल है उसको ही, है ना। तो अब क्या होता है, चलिए देखते हैं चाइना में क्या हुआ। कि चाइना में इतना इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ
अमेरिका को टारगेट कर रहे हैं कि भाई अमेरिका को पीछे करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिर भी चाइना में सबको उसका बेनिफिट नहीं मिला। लेकिन पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या था? 100% एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन फैसिलिटीज सब्सिडाइज थी। लेकिन अब क्या हुआ, जब चाइना के पास पैसा आ गया, इतना ग्रोथ हो गया, फिर चाइना कहाँ पर फंस गया? तो दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट। प्रॉब्लम कहाँ पर आया? अनएम्प्लॉयमेंट हैज राइजन इन चाइना। चाइना में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया विद नियरली 100 मिलियन पीपल लुकिंग फॉर जॉब। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी, बहुत दुख का बात है। यहाँ इतना सारा बेनिफिट है, इतना पैसा आ रहा है, जीडीपी बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रहा है, कि लोगों को नौकरी नहीं है। 100 मिलियन पीपल आर लुकिंग फॉर जॉब, दे बिकम अनएम्प्लॉयड। इसके अलावा अनदर कंडीशन इज व्हाट? दैट इज रिलेटेड विद फीमेल एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ वर्क आर एज बैड एज इन यूरोप। जैसे यूरोप में 18th और 19th सेंचुरी पे वर्क कंडीशन बहुत खराब था, चाइना में वही चीज हो गया। चाइना में फीमेल एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ वर्क बिकम बैड। पहले क्या देखा? 100 मिलियन पीपल लुकिंग फॉर जॉब। दूसरा क्या देख रहे हैं? फीमेल एम्प्लॉयमेंट एंड वर्किंग कंडीशन जो है वो बहुत खराब हो गई चाइना में। अब इसका कंपैरिजन किसके साथ किया जा रहा है? तो बच्चों, इसका कंपैरिजन यूरोप के साथ किया जा रहा है। कौन से टाइम पीरियड में यूरोप में ऐसा था? यूरोप में 18th एंड 19th सेंचुरीज में इस तरह का कंडीशन था। अब बेटा जब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जब इंडस्ट्रीज आ रही है, इसका इफेक्ट और कहां पर पड़ेगा? इफेक्ट पड़ेगा हमारे एनवायरनमेंट में। इट लेड टू एनवायरनमेंटल डिग्रेडेशन, ठीक है, एनवायरनमेंटल डिग्रेडेशन हैज इंक्रीज्ड। पहला पॉइंट क्या देखा? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया चाइना में। कितने लोग जॉब के लिए खोज रहे हैं? 100 मिलियन पीपल लुकिंग फॉर जॉब। फीमेल एम्प्लॉयमेंट वेरी बैड, कंडीशन ऑफ वर्क वेरी बैड, एनवायरनमेंटल डिग्रेडेशन इंक्रीज हो गया। एनवायरनमेंट को किसी ने ध्यान में भी नहीं रखा, ऐसा कमाना है। अब इसके साथ साथ अब यहाँ पर बहुत सारे जो है आपको पॉलिसीज बनाने हैं, बहुत सारे लॉस लेकर आने हैं, किसके बेनिफिट में? ताकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए। इसके साथ साथ करप्शन भी तो बढ़ेगा। तो करप्शन इन मोस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हैज इंक्रीज, और इसके साथ साथ राइज इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। अब क्या है? अब 100 मिलियन लोग जब नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तब में इकोनॉमिक इक्वालिटी कहाँ से होगी बच्चों? क्योंकि लोगों के पास नौकरी नहीं है, कुछ के पास पैसे है, कुछ के पास नहीं है, तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ेगी ना। गैप बिटवीन रिच एंड पुअर तो बढ़ेगा। ये तो प्राइवेटाइजेशन का एकदम आउटकम है, नेगेटिव आउटकम, ठीक है। तो अराइज इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बिटवीन रूरल एंड अर्बन रेसिडेंट एंड कोस्टल एंड इनलैंड प्रोविंसेस इंक्रीज कर गया। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स। तो चाइना ने भी नहीं सोचा होगा कि भाई हम यहाँ इतना इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे हैं, इतना पैसा बना रहे हैं देश के लिए, हम एकदम साइंस एंड टेक में आगे बढ़ने वाले हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा, सब कुछ आ रहा, लेकिन फिर भी देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। 100 मिलियन पीपल लुकिंग फॉर जॉब, एम्प्लॉयमेंट बैड अगर खैर ये सारे प्रॉब्लम्स इसके साथ में आए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्चुअली रिलेटेड विद इंडिया एंड चाइना रिलेशन। ओके, तो यहाँ से इन क्वेश्चन से इंडिया और चाइना के रिलेशन रीड हो जाएगा। अब एक्सप्लेन एनी टू कंटेंटियस इश्यूज बिटवीन चाइना एंड इंडिया, सजेस्ट एनी टू मेजर टू रिजॉल्व दीज इश्यूज फॉर ग्रेटर कोऑपरेशन। अब इंडिया और चाइना के बीच में जो कंटेंटियस इश्यूज है यानी कि प्रॉब्लम्स है उनके बारे में, तो मैंने अभी आपको बताया था कुछ देर पहले, जब हम इंडिया और चाइना का रिलेशन यहाँ पर पढ़ेंगे तो 2 टाइम पीरियड में डिवाइड करते हैं। एक आपका बिफोर द एंड ऑफ द कोल्ड वार और एक आफ्टर द एंड ऑफ द कोल्ड वार, दोनों पढ़ना तब जाकर के कंप्लीट होगा, क्योंकि कभी सीबीएसई यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, कभी क्वेश्चन यहाँ। तो यहाँ तो फिलहाल आपका बिफोर द एंड ऑफ द कोल्ड वार, ठीक है, यानी कोल्ड वार के खत्म होने से पहले। तो अगर कोल्ड वार के खत्म होने के पहले का पीरियड पता है तो भारत और चाइना के बीच अच्छे थे ही नहीं, राइट। तो यहाँ क्या देखने के लिए मिल रहा है? चाइना ने तिब्बत को एनेक्स किया 1950, चाइना क्लोज रिलेशन विद पाकिस्तान, ये सारी चीजें चाइना तिब्बत को ले रहा, जिसको लेकर के इंडिया ने क्या किया? तिब्बत के जो धर्मगुरु थे दलाई लामा, उनको पॉलिटिकल असाइलम दिया। इसको लेकर चाइना को गुस्सा लगा और इंडिया और चाइना के बीच में 1954 में, तो भाई बच्चों एक बार ना इंडिया एक्सटर्नल रिलेशन में इंडिया चाइना वार है ना, उसको रिकैपिचुलेट कर लीजिए, आप इसका आंसर, ठीक है। तो 1954 में आपका पंचशील एग्रीमेंट साइन होता है,
पंचशील एग्रीमेंट का। अब चाइना का कहना है कि इंडिया ने जो तिब्बत के धर्मगुरु को यहाँ पर असाइलम दिया, पॉलिटिकल असाइलम, वो गलत किया, वो नहीं करना चाहिए था इंडिया को। इंडिया ने पंचशील एग्रीमेंट को ब्रेक किया, इसको लेकर चाइना को गुस्सा लगा। इसके बाद में चाइना ने किसके साथ रिलेशनशिप बढ़ाना शुरू किया? पाकिस्तान के साथ। अब पाकिस्तान के साथ तो हमारा रिश्ता अच्छा नहीं है, तो फिर गुस्सा तो आएगा, प्रॉब्लम तो होंगे। इसके बाद तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर, जो ऑलरेडी मैंने बताया, सॉट एंड ऑब्टेन पॉलिटिकल असाइलम इन इंडिया। इसके बाद दोनों के बीच में अब क्या डिस्प्यूट होता है? बाउंड्री डिस्प्यूट होता है, जिसकी वजह से 1962 में इंडियो चाइना वार होती है। तो बाउंड्री डिस्प्यूट कहाँ पर होता है? बाउंड्री डिस्प्यूट आपका होता है एक नेपाल वाले इलाके में, और एक आपका कहाँ पर होता है? एक आपका लद्दाख में होता है। लद्दाख में कहाँ पर होता है बेटा? अक्साई चीन एरिया में, ठीक है, अक्साई चीन एरिया और नेपाल, ये दो साइड में जो है चाइना को लेकर, चाइना के साथ इंडिया का बाउंड्री डिस्प्यूट। चाइना ने भारत का कौन सा इलाका ऑक्युपाई कर लिया? अक्साई चीन एरिया ऑक्युपाई कर लिया, लद्दाख का, एंड NEF एरिया इन 1960, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में बिटर रिलेशनशिप के पॉइंट है, जहाँ पर दोनों के बीच में लड़ाई दिख रही है, ठीक है। अब इन चीजों को रिजॉल्व कैसे करेंगे? तो रिजॉल्व द बॉर्डर इशू थ्रू नेगोशिएशन। तो बॉर्डर इश्यूज को रिजॉल्व करना है तो क्या करेंगे? किसी भी प्रॉब्लम्स को अगर रिजॉल्व करना है तो इसमें मीडिएशन और नेगोशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट, बायलैटरल टॉक, दोनों के बीच में इंक्रीज होना, ठीक है, बिटवीन द डिप्लोमेट्स ऑफ बोथ द कंट्रीज। नेक्स्ट, इंक्रीज इन ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन लिंक टू एस्टैब्लिश फॉर मोर पॉजिटिव एंड साउंड रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल ऑफ टू कंट्रीज। ये हो गया। इसके बाद इंक्रीज इन ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोलैबोरेशन। जब ये सारा कुछ होगा, जब एक दूसरे को बेनिफिट होगी, तो लड़ाई क्यों होगी, है ना। तो पहला आपका क्या है? दोनों के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं? नेगोशिएशन रिजॉल्व करेंगे। दोनों गवर्नमेंट के बीच में बातें होंगी, दोनों के डिप्लोमेट्स के बीच में बातें होंगी, तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। बायलैटरल टॉक होनी चाहिए, दोनों के बीच में ट्रेड रिलेशनशिप होने चाहिए, और जब ट्रेड रिलेशन इंप्रूव होगा तो हम बाउंड्री डिस्प्यूट को साइड रखेंगे। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट इंक्रीज होना चाहिए, कम्युनिकेशन लिंक दोनों के बीच बनना चाहिए, ताकि चीजें जो है ना बहुत पॉजिटिव दिखने लगे और साउंड दिखने लगे दोनों के बीच में रिलेशन। इसके साथ साथ इंक्रीज इन वर्क, इंक्रीज इन ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोलैबोरेशन, ठीक है। तो ये हो गए दोनों के बीच में रिलेशनशिप इंप्रूव करने के तरीके, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी रिलेशन कैसे इंप्रूव करें, उससे भी आपके क्वेश्चंस आएंगे, वो भी पढ़ लेना, ठीक है। नाउ अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंस द एंड ऑफ द कोल्ड वार there have been significant changes in the India-China relations. So this is the second part of it. पहला हमने देखा बिफोर द एंड ऑफ द कोल्ड वार। अब आफ्टर द कोल्ड वार जब खत्म होता है, इंडिया और चाइना के बीच में रिलेशनशिप क्या होते हैं? चेंज हो रहे हैं, सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो रहे हैं। जहाँ पहले बिटर रिलेशनशिप था, अब वहां पर बेटर रिलेशनशिप। बिटर और बेटर में अंतर समझना, बिटर मतलब कड़वा, गुस्से वाला, और बेटर मतलब अच्छा, है ना, मीठे वाला रिलेशनशिप। खैर देखते हैं, तो देयर रिलेशंस नाउ हैव अ स्ट्रैटेजिक एज वेल है। अब दोनों के बीच के रिलेशंस का पॉइंट आप मार्क करके रखना। सबसे पहले तो स्ट्रैटेजी बेस है, और जब रिलेशनशिप स्ट्रैटेजी बेस्ड होगी तो उसको स्ट्रैटेजिक एज वेल एज इकोनॉमिक डायमेंशन पर भी फोकस कर रहे हैं। अब ये हो गया आफ्टर 1990s, आप लिख सकते हैं आफ्टर 1990s और ड्यूरिंग 1990s 80s, इस तरह से टाइम, ठीक है, या फिर आपका 1962 के बाद वाला टाइम। तो 1962 के कंटिन्यू बहुत दिन तक लंबा रिलेशन खराब था, लेकिन 1970 जब चाइना ने अपनी पॉलिसी में चेंज करना शुरू किया तो धीरे धीरे इंडिया की तरफ भी रुख बदलना शुरू हुआ, ठीक है। तो खैर, तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? कोल्ड वार के खत्म के बाद दोनों के रिलेशनशिप का, दैट देयर रिलेशंस नाउ हैव अ स्ट्रैटेजिक एज वेल एज इकोनॉमिक डायमेंशन भी है, यानी स्ट्रैटेजी पर भी फोकस कर रहे हैं और इकोनॉमिक रिलेशन को भी मेंटेन कर रहे हैं। बोथ वुड लाइक टू प्ले, अब दोनों कंट्री क्या चाहती है, इंडिया और चाइना दोनों चाहती है कि ये लोग एशिया की इकोनॉमिक में क्या रोल प्ले करें, एशिया की इकोनॉमी में ये दोनों मेजर रोल प्ले करना चाहती है, ठीक है। पहला क्या हो गया? पहला हो गया देयर रिलेशंस नाउ हैव अ स्ट्रैटेजी, और साथ ही साथ इकोनॉमिक डायमेंशन है। अब दोनों कंट्री क्या चाहती है? मेजर रोल प्ले करना चाहती है। कहाँ मेजर रोल प्ले करना चाहती है? एशिया के इकोनॉमी में और एशिया के पॉलिटिक्स में। कहाँ पर मेजर रोल प्ले करना चाहती है? एशिया की इकोनॉमी में और एशिया के पॉलिटिक्स में। तो दोनों कंट्री एशिया की इकोनॉमी में और एशिया के पॉलिटिक्स में मेजर रोल प्ले करना चाहते हैं। इसके बाद में अब दोनों के रिलेशनशिप में इम्पेडस, यानी दोनों के रिलेशनशिप में जान कब आई, है ना,
दोनों के रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट कब देखने मिला? तो भाई दोनों के रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलता है जब राजीव गांधी जी का विजिट होता है चाइना में। अब राजीव गांधी जी चाइना कब विजिट करते हैं? तो भाई ये होता है आपका दिसंबर 1988 में। प्रोवाइडेड द इम्पेटस फॉर एन इम्प्रूवमेंट इन व्हाट? फॉर एन इम्प्रूवमेंट इन इंडिया एंड चाइना रिलेशन। तो आप फिर से इस पॉइंट को रिवाइज करते चलिएगा, क्योंकि एक साथ वीडियो को देखते देखते आपको टॉपिक याद भी हो जाना चाहिए बच्चों, ठीक है। पहला पॉइंट हमने क्या देखा? दैट देयर रिलेशंस now means which period? That is after the end of the कोल्ड वार के बाद में, जब भाई ये कोल्ड वार खत्म हो गया उसके बाद दोनों का रिलेशनशिप कैसा हो गया? स्ट्रैटेजिक हो गया, एज वेल एज इकोनॉमिक डायमेंशन देखने के लिए मिल रहा है। अब दोनों कंट्री की इच्छा क्या है? दोनों कंट्री की इच्छा है कि एक मेजर रोल प्ले करे। कहाँ पर मेजर रोल प्ले करना है भाई? एशिया में। एशिया के किन सेक्टर्स पे? इकोनॉमी में और पॉलिटिक्स में दोनों मेजर रोल प्ले करना चाहते हैं। राजीव गांधी का विजिट कहाँ पर? अब इसकी जान कैसे आती है और ज्यादा बेटर पोजीशन कब पहुंचता है? जब राजीव गांधी जी की विजिट होती है चाइना में दिसंबर 1988 में। प्रोवाइडेड द इम्पेटस फॉर एन इम्प्रूवमेंट इन इंडिया चाइना रिलेशंस, ओके, एंड बोथ गवर्नमेंट्स हैव टेकन मेजर टू कंटेन कॉन्फ्लिक्ट। और दोनों ही गवर्नमेंट ये जानती है कि भाई इंडिया तो खैर झगड़ा करने नहीं जाती, इंडिया वार के लिए नहीं जा रही है ना, इंडिया का तो पहला एजेंडा नहीं है कि हम लड़ने के लिए जाएंगे। लेकिन चाइना भी अभी ये देख रहा है कि भाई चाइना अगर इंडिया के साथ लड़ाई करेगा तो चाइनीज प्रोडक्ट को खरीदेगा कौन? हमारे देश में सबसे ज्यादा चाइना के प्रोडक्ट बिक्री होते हैं, तो उनको खरीदने वाले कौन होंगे? लड़ाई करेंगे तो इससे तो उसको मेजर इकोनॉमिक लॉस होगा ना। तो इसलिए बोथ द गवर्नमेंट हैव टेकन मेजर टू कंटेन कॉन्फ्लिक्ट एंड व्हाट? मेंटेन व्हाट? पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑन द बॉर्डर। बॉर्डर में दोनों पीस मेंटेन करना चाहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को रोकना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे और क्या कर रहे हैं? दे हैव आल्सो साइंड एग्रीमेंट। अब दोनों ही एग्रीमेंट्स भी साइन कर रहे हैं। किस चीज पर एग्रीमेंट हो रहा है? एग्रीमेंट का सब्जेक्ट क्या है बच्चों? तो एग्रीमेंट का यहाँ पर जो सब्जेक्ट है कल्चरल एक्सचेंज को लेकर एंड कोऑपरेशन। तो कौन कौन चीजों पर एग्रीमेंट हो रहा है? कल्चरल एक्सचेंज को लेकर एंड कोऑपरेशन। कोऑपरेशन वर्ड? कोऑपरेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कोऑपरेशन कौन से फील्ड पे? साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे। एंड ओपन 4 बॉर्डर पोस्ट फॉर ट्रेड। वेरी इंपॉर्टेंट। कितने बॉर्डर पोस्ट ओपन करते हैं? एमसीक्यू के लिए भाई इसको पढ़ लेना। 4 बॉर्डर पोस्ट ओपन किया जा रहा है। तो दोनों कंट्रीज ने क्या साइन किया? दोनों कंट्रीज ने एग्रीमेंट साइन किया। किस चीज पर? कौन से सब्जेक्ट मैटर पर? कल्चरल एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन। एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे। किस पे कोऑपरेट करेंगे? साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे। अब इसके अलावा एग्रीमेंट और किन चीज पर रिलेटेड है? दैट इज 4 बॉर्डर पोस्ट को ओपन करने के लिए। अब ये 4 बॉर्डर पोस्ट क्यों ओपन किया जा रहा है? Why the 4 border posts are open? Because for the purpose of trade, ठीक है। तो with India China trade growing at। अब इसके साथ में क्या हुआ? इन कल्चरल एक्सचेंजेस के साथ में एग्रीमेंट साइन करने के साथ में ट्रेड कितना परसेंट बढ़ गया दोनों के बीच में? दोनों के बीच में 30% ट्रेड बढ़ गया पर ईयर सिंस 1999। तो 1999 से दोनों के बीच में क्या देखने के लिए मिल रहा है? ट्रेड रिलेशंस इंप्रूव हो रहा है। A more positive perspective आ रहा है और relation with China has emerged. Bilateral trade between India and China has increased from। अब ये नंबर्स याद रखिएगा, यहाँ से एमसीक्यू में बोला जाता है, पूछा जाता है। अब ये कितना बढ़ गया? $338 मिलियन इन 1992। यानी 1992 में इंडिया और चाइना के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड था वो कितना यूएस डॉलर था? $338 मिलियन। लेकिन 2017 में ये बढ़ के 84 बिलियन हो गया। तो भाई बिलियन याद रखना, जो कि मिलियन से ज्यादा होता है, गड़बड़ नहीं करना। तो $84 बिलियन हो गया इन 2017। समझ में आ रहा है कितना हाइप कर रहा है, कितना आगे बढ़ रहा है दोनों के बीच में रिलेशन, बायलैटरल रिलेशंस, फॉरेन रिलेशंस और इनके साथ साथ ट्रेड रिलेशंस, राइट। तो ये हो गया दोनों के बीच में रिलेशनशिप इंप्रूव। अब ये रिलेशनशिप कब इंप्रूव हो रहा है? जब चाइना ने अपनी पॉलिसी में चेंजेस करना शुरू किया। भाई उन्होंने कोई हमारे ऊपर एहसान नहीं किया ना हमारे देश, बल्कि उन्होंने ये देखा कि इसके साथ रिलेशन मेंटेन करने से अच्छा रिलेशन उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, चलते अगले पॉइंट में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक्सप्लेन एनी 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मिंग रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। तो अब तक हमने देखा यूरोपियन यूनियन, एशियान, ठीक है। तो ये जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस बन रहे हैं, आखिर इस रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस को बनाने के पीछे ऑब्जेक्टिव्स क्या है? आखिर हम अपना ऑर्गेनाइजेशन क्यों बना रहे हैं? सार्क क्यों बना रहे हैं? साफ्का क्यों बना रहे हैं? एशियन क्यों बना रहे हैं? है ना? ये क्यों बना रहे हैं हम? तो इसके पीछे सबसे पहला रीजन क्या है? टू एक्सीलरेट, हम अपने रीजन का इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाना चाहते हैं, कंबाइंडली मिलकर अपने रीजन की इकोनॉमी को प्लान करना चाहते हैं। नेक्स्ट, कोऑपरेट करना चाहते हैं ऑन वेरियस इश्यूज, एक दूसरे को जो है कई सारे इश्यूज पर कोऑपरेट करेंगे एंड प्रॉब्लम्स ऑन देयर रीजन्स। थर्ड क्या है? सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स थ्रू नेगोशिएशन। अगर मान लो इस रीजन में किसी कंट्री के बीच में प्रॉब्लम है तो नेगोशिएशंस के थ्रू सॉल्व करेंगे, क्योंकि लड़ेंगे तो सबको लॉस है, तो लड़ाई से कोई फायदा नहीं होता है ना? तो हमें क्या करना है? नेगोशिएशंस के थ्रू सॉल्व करना है प्रॉब्लम्स को, ताकि सबको बेटर इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिले। अब इसके बाद शेयर ऑफ टेक्नोलॉजीज, कि हम अपनी टेक्नोलॉजी को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, कौन किस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है, इससे हम भी आगे बढ़ेंगे। एंड रिसोर्सेज फॉर कॉमन डेवलपमेंट, दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या देखा हमने, तो इसे एक बार रिकैपिचुलेट कर लीजिए बच्चों। दैट टू एक्सीलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, हमें क्यों चाहिए रीजनल ऑर्गेनाइजेशन? अपने रीजन का इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए। सेकंड क्या चाहिए? कोऑपरेट करने के लिए। कोऑपरेट किसमें करना है? एक दूसरे को ऑन वेरियस इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स ऑफ देयर रीजन, हमारे रीजन की जो वेरियस इश्यूज और प्रॉब्लम्स है उसको डील करने के लिए एक दूसरे को कोऑपरेट करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे? तो सॉल्व थ्रू व्हाट? प्रॉब्लम थ्रू नेगोशिएशन। अब अगर प्रॉब्लम खड़ा है तो हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे? नेगोशिएशंस के थ्रू सॉल्व करेंगे। अब इसके साथ साथ और क्या करेंगे? टेक्नोलॉजीज को शेयर करेंगे, रिसोर्सेज को शेयर करेंगे, ताकि हम सबका कॉमन डेवलपमेंट हो, ठीक है। तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड फॉर्मिंग रीजनल व्हाट? रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो इतना तो आपको समझ में आ रहा, क्लियर हो रहे होंगे पॉइंट। अब आपको ये चैप्टर आसानी से याद हो जाएगा, है ना बच्चों। अब आते हैं मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एशियन। तो अब तक एशियन वाला क्वेश्चन है, अब एशियन वाला क्वेश्चन आ गया। और मैंने आपको बताया था ना, एशियन के दो ऑब्जेक्टिव याद कीजिएगा, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंड। तो भाई अब आपका मेन ऑब्जेक्टिव में प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? तो भाई इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू एक्सीलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ। प्राइमरीली क्या कोशिश है? इकोनॉमिक ग्रोथ करना। और इकोनॉमिक ग्रोथ से, जब इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाए, जब हमारे पास पैसा आए, उससे हमको क्या करना है? थ्रू दैट अचीव सोशल प्रोग्रेस। क्योंकि जब तक पैसा नहीं आएगा तो सोशल प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, कल्चरल डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा रीजन ऑलरेडी बैकवर्ड है एशियन वाला। तो अब एशियन का सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव क्या है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की मिलकर पहले हम अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ करेंगे और उसके बाद हम क्या अचीव करेंगे? सोशल प्रोग्रेस और कल्चरल डेवलपमेंट। अब इसके बाद हम नेक्स्ट किस पर फोकस करेंगे? नेक्स्ट हम इंटरनेशनल लेवल पर फोकस करेंगे। अब ये इंटरनेशनल लेवल पर फोकस किस चीज को लेकर करेंगे? यूएन को लेकर के, यूएन की आइडियोलॉजी को लेकर। अब यूएन के थ्रू क्या करना है? प्रमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी। कि अब हमने क्या किया? हमने पहला इकोनॉमिक ग्रोथ किया, इकोनॉमिक ग्रोथ करने के बाद अब हमने क्या अचीव करना है? सोशल प्रोग्रेस अचीव करना है और कल्चरल डेवलपमेंट करना है। अब ये तो हो गया। अब ये सब बरकरार कैसे रहेगा? ये बरकरार रहेगा यूएन के जो है ऑब्जेक्टिव के ऊपर, यूएन के प्रिंसिपल्स के ऊपर। अब यूएन का प्रिंसिपल क्या है? पीस, राइट, शांति। तो अगर हमें सोशल प्रोग्रेस को बरकरार रखना है, कल्चरल डेवलपमेंट को बरकरार रखना है, इकोनॉमिक ग्रोथ को भी होते रहने देना है, तो सबसे पहले उस रीजन में क्या होना चाहिए? सबसे पहले उस रीजन में शांति होनी चाहिए, पीस होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। और ये किस पर बेस्ड होगा? बेस्ड ऑन द रूल ऑफ लॉ एंड व्हाट? एंड द प्रिंसिपल ऑफ यूनाइटेड नेशन। और जब ये होगा तो एशियन आगे बढ़ेगा, और एशियन आगे बढ़ भी रहा है, ठीक है। अब चलते हैं अगले पॉइंट में। एशियन टुक स्टेप टू एस्टैब्लिश एन एशियन कम्युनिटी ऑन द बेसिस ऑफ इट्स। तो यहाँ पर स्टेटमेंट जो दिया है, दैट इज क्लियरली एग्जामिनर ने 3 पिलर्स के फीचर्स को पूछा, तो बस आपको इंपॉर्टेंस ऑफ दीस 3 पिलर्स बता देना है। तो एशियन के कितने पिलर्स है? एशियन के 3 पिलर्स है। नंबर 1 एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी, नंबर 2 एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, नंबर 3
एशियन सोशियो कल्चरल कम्युनिटी। इन 3 कम्युनिटीज के बारे में आप एक्सप्लेन कर देंगे, आपका आंसर हो गया। तो ये जो 3 पिलर्स है, इन 3 पिलर्स को याद रखना है। तो पहला पिलर क्या है एशियन का? सिक्योरिटी कम्युनिटी, दूसरा इकोनॉमिक, तीसरा सोशियो कल्चर। अब यही तो ऑब्जेक्टिव में पड़ा, बस इसको ध्यान रखना है कि पहला कोशिश क्या है, सिक्योरिटी कम्युनिटी, ठीक है। सिक्योरिटी कम्युनिटी के बाद इकोनॉमिक कम्युनिटी और उसके साथ साथ सोशियो कल्चरल कम्युनिटी, और यही 3 पॉइंट इसके ऑब्जेक्टिव में भी थे, और उसी ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे एशिया ने अपने 3 पिलर्स बनाए। तो सिक्योरिटी कम्युनिटी किससे डील करता है, अब ये देखते हैं। तो एशियन की जो सिक्योरिटी कम्युनिटी है, इट वाज बेस्ड ऑन कन्विक्शन दैट आउटस्टैंडिंग टेरिटोरियल डिस्प्यूट शुड नॉट एस्केलेट इनटू आर्म्ड कन्फ्रंटेशन। ये सबसे पहले ये बोलता है कि हमारे एक दूसरे के टेरिटरीज के बीच में जो भी लड़ाई होगी वो कभी भी किस पर नहीं बदलेगा, आर्म कन्फ्रंटेशन में नहीं बदलेगा। हम एक दूसरे के पास गन लेके नहीं खड़े हो जाएंगे आमने सामने की मैं बम गिरा रहा हूँ आप भी बम गिरा, तो फिर एशियन का ऑब्जेक्टिव तो खत्म हो गया, पीस स्टेबिलिटी खत्म हो गई। और जब ये नहीं रहेगा तो फिर इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगा, नहीं हो पाएगा ना। तो हम चाहे कितना भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट हो, हम आर्म कन्फ्रंटेशन पे कभी भी नहीं जाएंगे। एंड ARF, एशियन रीजनल फोरम, is the organization that carries out coordination। अब इसके लिए एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी के अंदर में इन्होंने क्या बनाया, एशियन रीजनल फोरम बनाया। इस पर भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, बुक से पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। क्या हुआ है, तो ARF इज व्हाट, इज द ऑर्गेनाइजेशन जो क्या कैरी करता है, जो एक्चुअली कैरी आउट करता है कोऑर्डिनेशन ऑफ व्हाट, कोऑर्डिनेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी, किसका, एशियन कंट्रीज, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। अब ऑब्जेक्टिव क्या है, क्रिएट कॉमन मार्केट। अब इसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का इकोनॉमी से रिलेटेड है, और आज के टाइम पे डेवलपमेंट करना है तो प्राइवेटाइजेशन चाहिए। अब उसके साथ साथ इनको क्या करना है, एक कॉमन मार्केट बनाना है एंड प्रोडक्शन बेस बनाना है। क्या बनाना है इनको, पहले ऑब्जेक्टिव क्या है एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का, क्रिएशन ऑफ कॉमन मार्केट, दूसरा क्या है प्रोडक्शन बेस। ये हो गया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ व्हाट, एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। पहला ऑब्जेक्टिव कॉमन मार्केट बनाना, दूसरा ऑब्जेक्टिव प्रोडक्शन बेस, कहां पर, एशियन स्टेट में, एंड टू एड सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द रीजन। अब इसके बाद में एशियन सोशियो कल्चरल कम्युनिटी जो एक दूसरे के कल्चरल एक्सचेंज को लेकर काम करेगा, एक दूसरे के कल्चर के प्रोटेक्शन और उस रीजन के कल्चर के प्रोटेक्शन को काम करेगा। क्लियर हो गया, तो ये हो गए आपके 3 पिलर्स ऑफ एशिया। तो पहला क्या था, एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी। तो सबसे पहला इनका कन्विक्शन क्या था, चाहे जिस तरह का भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट हो वो किसमें नहीं बदलेगा, शुड नॉट एस्केलेट, इसमें नहीं बदलेगा, शुड नॉट एस्केलेट इनटू आर्म्ड कन्फ्रंटेशन। अगर एस्केलेट याद ना हो तो आप कन्वर्ट कर देना, ठीक है, ट्रांसफॉर्म कर देना, वर्ड जो सिमिलर हो वो लिख देना, और ये आर्म कन्फ्रंटेशन में नहीं बदलेगा। अब इसके लिए इन्होंने कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बनाया, कौन सी बॉडी बनाई, ARF बनाया, एशियन रीजनल फोरम बनाया। एशियन रीजनल फोरम क्या करता है, कैरी आउट करता है, यानी लेके चलता है, किस चीज को लेके चलता है, कोऑर्डिनेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्रिएट करना, क्या क्रिएट करना, कॉमन मार्केट क्रिएट करना, और क्या क्रिएट करना, प्रोडक्शन बेस क्रिएट करना। कहां पर क्रिएट करना, एशियन रीजन में क्रिएट करना, स्टेट में, ताकि हम सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें। एंड एशियन सोशियो कल्चरल कम्युनिटी, दैट इज द थर्ड पिलर ऑफ एशियन। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 फीचर्स ऑफ एशियन, राइट, एनी 3 फीचर्स ऑफ एशियन। अब एशियन के 3 फीचर्स क्या है, तो फीचर्स ऑफ एशियन में सबसे पहला फीचर है एशियन वे। तो मैंने ऑलरेडी बोला था आपको एशियन वे पढ़ने के लिए। तो अब एशियन वे क्या है, इज अ स्पेशल फीचर ऑफ एशियन है, which is a form of what, interaction। ये क्या करते हैं हम, इसके थ्रू इंटरेक्ट करते हैं, और ये इंटरेक्शन कैसा है बच्चों, तो इसके फीचर पढ़ लेना। ये इंटरेक्शन इनफॉर्मल है, नॉन कन्फ्रंटेशनिस्ट है एंड कोऑपरेटिव है। तो एशियन वे क्या है, एशियन वे इट इज द स्पेशल फीचर ऑफ व्हाट, एशियन। और ये क्या है, एक इंटरेक्शन करने का तरीका है। इंटरेक्शन कैसे होता है, इनफॉर्मल होता है, नॉन कन्फ्रंटेशनिस्ट होता है और कोऑपरेटिव होता है, ठीक है। दूसरा फीचर क्या है एशियन का, तो भाई एशियन बना है डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, पीस के लिए, स्टेबिलिटी इन द रीजन। तो सबसे पहला हमें क्या काम करना है कि हमें एक दूसरे के नेशनल सोवरेनिटी को रेस्पेक्ट देना है।
अगर हम रेस्पेक्ट नहीं देंगे तो टेरिटोरियल डिस्प्यूट होगा। तो हमें रेस्पेक्ट करना है नेशनल सोवरेनिटी को। उसके बाद में नेक्स्ट क्या आता है, विजन 2020, राइट। तो ये पढ़ के रखना, विजन 20 क्या है आपका, 2020 यानी 2020 इज अ पॉलिसी ऑफ एशियान टू एनकरेज वार, नेगोशिएशन ओवर कॉन्फ्लिक्ट्स इन द रीजन। ठीक है, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो उसको नेगोशिएट करने का जो तरीका है, पॉलिसी है, दैट इज विजन 2020। ठीक है, इसके बाद एशियन इज इंक्रीजिंग इट्स इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बाय इन्वेस्टिंग इन ग्रोइंग एशियन इकोनॉमीज। तो एशियन और किस तरह से अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर रहा है, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कहां पर, एशियन इकोनॉमीज में, यानी कि एशिया की अलग अलग कंट्रीज के साथ में मिलकर के काम कर रहा है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन विद सुटेबल आर्गुमेंट दैट जापान इज इमर्जिंग एज अ न्यू अल्टरनेट सेंटर्स ऑफ पावर। तो भाई ये जो यहाँ पर दो टॉपिक दिए हैं, एक साउथ कोरिया वाला और जापान वाला, तो ये एक्स्ट्रा बॉक्स है, तो यहाँ से जनरली बच्चों को लगता है क्वेश्चन नहीं बनेगा, बट सीबीएसई ने यहाँ से भी क्वेश्चन बनाया, तो आप इस टॉपिक को भी छोड़िएगा मत। जापान से रिलेटेड जितने पॉइंट्स है वो पढ़िएगा, साउथ कोरिया से रिलेटेड जितने पॉइंट है वो आप जरूर से पढ़िएगा। तब यहाँ पर फिर एग्जाम्पल के साथ आपको क्या बताना है कि जापान जो है एक न्यू अल्टरनेट सेंटर ऑफ पावर के रूप में, तो ऐसे कौन से फीचर्स है जो जापान को अल्टरनेट सेंटर ऑफ पावर बना रहा है। तो सबसे पहली बात, जापान हैज वेरी फ्यू नेचुरल रिसोर्स। तो सबसे पहले इसकी बताना है इसका ज्योग्राफिकल फीचर क्या है। तो जापान एक आइलैंड नेशन है और जापान के पास अपना नेचुरल रिसोर्स बहुत कम है एंड इंपोर्ट्स मोस्ट ऑफ इट्स रॉ मटेरियल। अब जापान क्या कर रहा है, लेकिन जापान आज के टाइम पे एकदम डेवलप कंट्री है, कैसे, तो जापान ने क्या किया कि इनके पास नेचुरल रिसोर्सेज अपने नहीं है, तो इन्होंने बाहर से मंगाया। क्या मंगाया बाहर से, रॉ मटेरियल्स मंगाया। इवन देन इट प्रोग्रेस रैपिडली आफ्टर द एंड ऑफ वार, सेकंड वर्ल्ड वार। कि सेकंड वर्ल्ड वार में सबसे ज्यादा लॉस जापान को हुआ, उसके बावजूद जापान आज के टाइम पे डोमिनेंट कंट्री बन के खड़ा है, डेवलप कंट्री के खड़ा है। बुलेट ट्रेन है इनके पास, इतनी हाई स्पीड ट्रेन है, सब कैसे जापान के पास, ओनली बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसी। और इन्हीं सब की वजह से जापान आज के टाइम पे जो है एक अल्टरनेट सेंटर पावर्स के रूप में दिखता है। अब अगला पॉइंट क्या है, जापान बिकम अ मेंबर ऑफ OECD, कब बना, 1964 में। इसके अलावा 2017 में इट इज द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। फर्स्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन सा हुआ बच्चों, यूएस की इकोनॉमी हुआ। सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी यूरोपियन यूनियन की हुई, और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी 2017 में कौन सी थी, जापान की थी। ठीक है, एंड इट इज द ओनली एशियन मेंबर ऑफ G7। नेक्स्ट पॉइंट, इसके अलावा इट इज द 11th मोस्ट पॉपुलस नेशन इन द वर्ल्ड, तो पॉपुलेशन ऐड किया। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर, कहां पर, टू द रेगुलर बजट ऑफ द यूएन। तो ऑलरेडी आपको पता है कि जापान के पास जो मिलिट्री है ना, वो कोई लड़ाई के लिए नहीं है, किसी कंट्री की टेरिटरी को कैप्चर करने के लिए नहीं है, बल्कि पीस कीपिंग के लिए है। ठीक है, और जापान जो है वो सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है यूएन के बजट में एंड ऑलमोस्ट 10% ऑफ द टोटल। ठीक है, एंड ऑल्दो जापान्स मिलिट्री एक्सपेंडिचर इज ओनली 1% ऑफ इट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, जीडीपी का ओनली 1%। बताएं कि इनकी पास जो मिलिट्री है ना, ये दूसरे देश से लड़ने के लिए नहीं है कि हम जाके उनको अटैक करेंगे, उनकी टेरिटरी को छीन लेंगे इलीगल तरीके से, ऐसा कुछ नहीं करना है। एंड इट इज द 7th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, तो जापान की मिलिट्री 7th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तो एक बार रिकैपिटुलेट कर लो, बहुत इजी है जापान के सारे पॉइंट। सबसे पहला कि बहुत कम नेचुरल रिसोर्सेस है, इनको क्या करना पड़ता है, रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करना पड़ता है। इसके बावजूद जापान जो है सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में वर्ल्ड की एकदम डेवलप कंट्रीज में आ गई, रैपिडली डेवलप हुआ। अब इसके बाद जापान जो है किसका मेंबर बना, OECD का मेंबर बना 1964। 2017 में जापान की इकोनॉमी वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी थी। इसके अलावा जापान एशिया का अकेला देश है जो G7 का मेंबर है। इसकी जो पॉपुलेशन है 11th लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर, कहां पर, यूएन के बजट में, ऑलमोस्ट 10%। और जापान की मिलिट्री जो है वो एक्सपेंडिचर कितना है, ओनली 1% है इसकी जीडीपी का, और इसकी मिलिट्री वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट मिलिट्री में आती है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज अबाउट व्हाट, साउथ कोरिया। अब ये साउथ कोरिया इज इमर्जिंग व्हाट, अब साउथ कोरिया से रिलेटेड पॉइंट आपकी बुक में लिखा है दैट साउथ कोरिया इज इमर्जिंग एज एन अल्टरनेट पावर इन एशिया। तो भाई अल्टरनेट पावर इन एशिया, तो एशिया में सबसे डोमिनेंट कौन है, चाइना है। जापान भी डोमिनेंट है क्योंकि जब वर्ल्ड में है तो एशिया में भी डोमिनेशन इंडिया का भी है।
लेकिन अब साउथ कोरिया के बारे में भी बोला है कि साउथ कोरिया में भी कुछ ऐसे डेवलपमेंट है जिससे साउथ कोरिया जो है एशिया में एक अल्टरनेट पावर की है। तो साउथ कोरिया emerge as a center of power in Asia। देखो एकदम पहला लाइन स्टेटमेंट से लेके लिख दिया, आप भी ऐसे ही लिखेगा, कोई कट नहीं करेगा। एंड बिटवीन 1960s एंड 1980s के टाइम पे हम क्या देख रहे हैं कि रैपिडली डेवलप्ड इनटू एन इकोनॉमिक पावर। तो कौन से पीरियड में साउथ कोरिया इकोनॉमिक पावर के रूप में डेवलप हो रहा है? 1960s और 1980s में। और इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को क्या कहा गया? मिरेकल ऑन द हैन रिवर। तो आपसे पूछा जा सकता है मिरेकल ऑन द हैन रिवर रिलेटेड टू विच कंट्री? इट इज रिलेटेड विद साउथ कोरिया, ठीक है। और ये जो डेवलप हुआ इसकी इकोनॉमी तब 1960 से 1980s, यानी कि आपके 60s 70s 80s 20 साल के अंदर में हम क्या देख रहे हैं? सिग्नलिंग इट्स ऑल राउंड डेवलपमेंट। और इसके साथ साथ इसका केवल इकोनॉमी का डेवलपमेंट नहीं बल्कि साउथ कोरिया का ऑल राउंड डेवलपमेंट देखने के लिए मिला है। And South Korea also become the member of OECD in 1996, right? और 2017 में जैसे अभी हमने पढ़ा था जापान की इकोनॉमी को लेकर के, तो 2017 में साउथ कोरिया की जो इकोनॉमी जो है इट इज द 11th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड एंड इनका मिलिट्री एक्सपेंडिचर इज द 10th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। आपका क्या देखना है यहाँ पर? इकोनॉमी क्या है? 11th लार्जेस्ट इकोनॉमी, जबकि जापान की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। और आपका साउथ कोरिया का मिलिट्री एक्सपेंडिचर कितना है? मिलिट्री एक्सपेंडिचर 10th लार्जेस्ट है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ से कंप्लीट। दूसरे पॉइंट जो और आपको कवर करने कि साउथ कोरिया का ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में पोजीशन क्या है। वही साउथ कोरिया का ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में भी पोजीशन हाई ह्यूमन डेवलप कंट्रीज में आते हैं, क्योंकि इनका पोजीशन जो है वो 18 पोजीशन है। दिस मीन्स दैट ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आता है, हाई वेरी हाई ह्यूमन डेवलप कंट्रीज में आता है। तो द मेजर फैक्टर, अब इतना हाई ह्यूमन डेवलप कंट्रीज कैसे बना? किन फील्ड पर इन्होंने ज्यादा फोकस किया? तो सक्सेसफुल लैंड रिफॉर्म। साउथ कोरिया ने क्या किया? सक्सेसफुल लैंड रिफॉर्म किया। साउथ कोरिया ने अपने रूरल एरिया में भी डेवलपमेंट किया, एक्सटेंसिव ह्यूमन रिसोर्सेस में भी डेवलपमेंट किया एंड रैपिड इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ किया, यानी कि फेयरनेस। फेयरनेस का मतलब इक्वालिटी नहीं, बल्कि यहाँ पर क्या होता है कि सभी के लिए डेवलपमेंट हो रहा है और सबको उससे बेनिफिट मिल रहा है। क्योंकि आपने ज्योग्राफी में पढ़ा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के 3 की इंडिकेटर, एजुकेशन के फील्ड पे, हेल्थ के फील्ड पे और एक्सेस टू रिसोर्सेस होना चाहिए। तो हमने ये देखा कि साउथ कोरिया ने इन सारे फील्ड पर अचीवमेंट किया है और इसीलिए ये वर्ल्ड की हाई ह्यूमन डेवलपमेंट रैंक में आती है, 18th नंबर पोजीशन पे है एज पर 2016 ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। एंड अदर फैक्टर्स आर एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन पर फोकस किया, स्ट्रॉन्ग रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज पर फोकस किया, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इफेक्टिव इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नेंस, इन सारे सेक्टर्स पर इसने फोकस किया, साउथ कोरिया ने फोकस किया और फोकस करके साउथ कोरिया एशिया में अल्टरनेट सेंटर ऑफ पावर के रूप में सामने आ रही, ठीक है। एंड दिस इज द सिमिलर क्वेश्चन बिटवीन द 1960s एंड 1980s। साउथ कोरिया जो एमर्ज हो रहा है दैट इज द मिरेकल ऑन द हैन रिवर। तो यही चीज आपको वहां पर जो है क्वेश्चन में पूछा गया, तो आपका आंसर सेम होगा, बस यहाँ क्वेश्चन पूछने का तरीका जो है घुमा के पूछा गया है, ठीक है। तो ये थे आपके आज के पूरे कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर से रिलेटेड जितने भी मोस्टली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक, सारा कुछ हमने कवर किया बच्चों, ठीक है। अब आपका काम है प्रॉपरली रिवाइज करना, जैसे बताया है इस तरह से, परेशान नहीं होना है, एनसीईआरटी टेक्स्ट लेकर बैठना है, सारे के सारे आंसर मैंने इस वीडियो में प्रोवाइड किए हैं, बस आराम से बैठकर पढ़कर आप रिवीजन कीजिए, ओके स्टूडेंट। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको ये सारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, नोट्स पसंद आ रहे हैं, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक फॉरवर्ड करो ताकि वो भी पढ़ाई करें, ओके स्टूडेंट। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग।